नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम रिवीजन करने वाले हैं दो चैप्टर्स का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी और रिफंड अंडर जीएसटी। ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, तो इसलिए दोनों चैप्टर्स का रिवीजन हम एक साथ करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। तो इसमें हम बात करेंगे कि इंपोर्ट कैसे जीएसटी में ट्रीट होता है, एक्सपोर्ट कैसे जीएसटी में ट्रीट होता है और कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट दो चीजों का हो सकता है, या तो आप गुड्स का इंपोर्ट करोगे या फिर आप क्या करोगे, सर्विसेज का इंपोर्ट करोगे। अगर डेफिनेशन की बात करूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब है कि गुड्स को आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर लेके आना, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम दी प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया के अंदर आ रहा है उसे क्या कहा जाएगा, इंपोर्ट कहा जाएगा। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? देखो, गुड्स में तो क्या है, देखा जा सकता है कि गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहे हैं क्या, सर्विसेज कभी भी दिखती नहीं है। तो ऐसे केस में सर्विसेज के लिए तीन बेंचमार्क बताए हैं। क्या कि आप देखो सप्लायर कहां पे है। अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाला आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट कहां पे है, रेसिपिएंट इंडिया में है, और सर्विस रिसीव करने वाला इंडिया के अंदर है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है, इंडिया के अंदर है। इसका मतलब सर्विसेज देने वाला आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज लेने वाला इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, जो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिटरमाइन किया था। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा। ये बात क्लियर है, आपने डेफिनेशन पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स की टैक्सेबिलिटी आती कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपको बताया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा क्या होते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई होते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई होते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन लगाता है, देखिए। गुड्स के केस में क्या होता है ना, जब गुड्स इंडिया में आएगा, इंपोर्ट होगा, तो गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर आएगा, तो वहां पे कस्टम वाले ऑफिसर बैठे होंगे और वो लोग क्या करेंगे, गुड्स को इंडिया में तभी आने देंगे जब आप वहां पे कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करके आओगे। ये प्रोसेस भी मैंने आपको समझाई थी। अब उसके साथ ही क्योंकि वो कस्टम वाले ऑफिसर ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, तो हमने उन्हीं को बोल दिया कि भैया जो इस गुड्स के ऊपर जीएसटी लग रहा है ना, वो भी आप ही कलेक्ट कर लो। तो यहां पे जो इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट के ऊपर जो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी है वो कलेक्ट की जाएगी कस्टम एक्ट के थ्रू। मतलब जो हमारा जीएसटी है ना, वो भी कस्टम एक्ट के थ्रू ही कलेक्ट कर लिया जाएगा, लेवी कर दिया जाएगा, और कस्टम वाले ऑफिसर ही उसे क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब इसका एक एक्सेप्शन है, समझना, बहुत ध्यान से समझना, एक्शनेबल क्लेम। सर हमने पढ़ा था एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, गुड्स होता है। हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब एक्शनेबल क्लेम क्या है, किसी प्रकार की कोई फिजिकल वस्तु तो है नहीं, तो हम उसे देख नहीं सकते। तो अगर कोई एक्शनेबल क्लेम का जो सर्विसेज है, हमने अगर इंपोर्ट किया होगा, गुड्स इंपोर्ट किया होगा, तो कैसे दिखेगा, तो कस्टम वाले तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल है और इंपोर्ट हुआ है तो उसके ऊपर फिर कस्टम एक्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी एक्ट के थ्रू ही लगाया जाएगा। नॉर्मली गुड्स के ऊपर क्या लगाते हैं, कस्टम एक्ट के थ्रू जीएसटी कलेक्ट करते हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम के ऊपर हम जीएसटी के थ्रू ही टैक्स कलेक्ट करेंगे इंपोर्ट के केस में। इतना बात समझ लो। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं एसईजेड के द्वारा या बैगेज इंपोर्ट किया है तो उस केस में आईजीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में कस्टम में बात करेंगे, बैगेज क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई गुड्स की। गुड्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, उसमें टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, वही बात, इंटरस्टेट सप्लाई। यहां पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। टैक्सेबिलिटी अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए आपको 3-4 चैप्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक तो हमने सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर पढ़ा था, एक हमने एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर पढ़ा था, एक हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ा था। जब इन सारे प्रोविजंस को आप एक साथ पढ़ोगे ना, तब जाके आप डिटरमाइन कर पाओगे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस को कैसे टैक्सेबल करना है। तो उसके लिए मैंने आपको डिटेल में एक प्रोसेस बताई है, कैसे पता कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन आप इवैल्यूएट कर रहे हो, तो उस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को कैसे टैक्सेबल करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है,
वेदर सच ट्रांजैक्शन इज सप्लाई और नॉट। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में डिटरमाइन करने के लिए कि सप्लाई है या नहीं। हम वहां चेक करते थे, कैसे चेक करते थे सप्लाई है या नहीं, कि गुड्स और सर्विस है कि नहीं, कंसिडरेशन है कि नहीं, अगर कंसिडरेशन है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, तो आपको कंसिडरेशन चेक करना पड़ेगा, बिजनेस टेस्ट चेक करना पड़ेगा। अब इनके भी एक्सेप्शन होते थे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कहीं शेड्यूल 1 में आता है क्या, अगर शेड्यूल 1 वाली बात हो गई, अगर मान लीजिए बिजनेस में नहीं है तो क्या उसके एक्सेप्शन में फॉल करता है क्या। तो अगर किसी भी तरीके से अगर वो सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग सप्लाई बन जाता है, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। कब बनेगा, तो इंपोर्ट के बारे में हमने बात करी थी कि अगर आपने किसी भी सर्विसेज को इंपोर्ट किया है फॉर कंसिडरेशन, तो वो हमेशा क्या होगा, सप्लाई होगा। और अदर देन कंसिडरेशन भी अगर आपने किया होगा, अगर अदर देन कंसिडरेशन भी किया होगा और बिजनेस में किया होगा, बिजनेस में किया होगा फ्रॉम अपने रिलेटेड पर्सन से, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई हो जाएगा। चलिए ये हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है, मान लीजिए अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई बन गया, तो अब हमें चेक करना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या फिर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो बात खत्म हो जाएगी। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो वो टैक्सेबल होगा, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कैसे पता करोगे कि वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल? तो हमने एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने काफी सारी आपको ऐसी ट्रांजैक्शन बताई थी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिसमें से मैंने एग्जांपल बताता हूं कि ओआईडीआर सर्विसेज के अलावा अगर कोई भी सर्विसेज इंडिविजुअल लेता है तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। और एग्जेम्प्ट होगी तो उसके ऊपर जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज मैंने आपको बताई थी जो अगर इंपोर्ट होंगी तो क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। एग्जेम्प्ट होंगी तो बात खत्म हो जाएगी, अगर एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो वो टैक्सेबल होगा। इसमें से आपको याद होगा ओआईडीआर सर्विसेज वो हमेशा टैक्सेबल होती है, बस उसमें क्या है, आरसीएम लगेगा कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले देखोगे इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट एग्जेम्प्ट, तो डेफिनेटली ये टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल है तो टैक्स कौन पे करेगा, क्या सप्लायर पे करेगा या रेसिपिएंट पे करेगा? सप्लायर तो आउटसाइड इंडिया है और रेसिपिएंट इंडिया में है, तो दोनों में से टैक्स कौन पे करेगा, तो ये आपको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हमने चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बाय अ रेसिपिएंट इन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया के किसी बंदे ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, किससे, आउट ऑफ इंडिया वाले बंदे से, तो ऐसे केस में उसके ऊपर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इंडिया वाले बंदे को ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था, अगर ओआईडीआर सर्विसेज इंपोर्ट की गई है फ्रॉम बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल होगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और जो बाहर वाला सप्लायर है उसे ही क्या करना पड़ेगा, यहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इस अकॉर्डिंग आपकी जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की टैक्सेबिलिटी आती है। चलिए ये तो हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे टैक्सेबल होगा। अब हम कुछ बात समझते हैं कि सर जो मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता हूं, क्या मैं इनके ऊपर जो टैक्स पे करता हूं उसका आईटीसी ले सकता हूं? बिल्कुल आप उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हो। गुड्स के केस में आप आईटीसी तब ले पाओगे जब आपने इंडिया में गुड्स एंटर किए होंगे, तो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा। तो बिल ऑफ एंट्री के ऊपर अगर आपका जीएसटीआईएन नंबर मेंशन है और आपने टैक्स पे किया है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। सर्विसेज के केस में आप इनवॉइसेस के बेसिस पे क्या ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो। चलिए ये बात हुई। अब एक एक्शनेबल क्लेम की बात हम कर रहे थे, उसमें आता है ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी अगर इसको हमने इंपोर्ट किया है? तो इसके लिए स्पेशल केस है, समझना। नॉर्मली कस्टम प्रोविजंस प्रोवाइड्स लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे तो नॉर्मली कस्टम लगता है। एंड एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स का पार्ट होते हैं, बट क्योंकि एक्शनेबल क्लेम दिखते नहीं है, विजिबल नहीं है, तो उसके ऊपर कस्टम एक्ट नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे ही ऑनलाइन मनी गेमिंग जो कि एक एक्शनेबल क्लेम है, अगर इंपोर्ट करेंगे तो जीएसटी मशीनरी शैल बी यूज्ड टू लेवी एंड कलेक्ट द जीएसटी ऑन ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अगर कोई सप्लायर आउटसाइड इंडिया से ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है टू अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब आउट ऑफ इंडिया वाला इंडिया वाले किसी व्यक्ति को अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है,
तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, यहां पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, और उन सप्लाईज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग प्रोविजन है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई भी चीज आपने इंपोर्ट करी है तो उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ता है, एक्सेप्ट ओआईडीआर सर्विसेज टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। चलिए, अब क्योंकि ओआईडीआर की बात चली है तो ओआईडीआर सर्विसेज को डिटेल में पढ़ लेते हैं, होता क्या है। देखो, नाम से ही क्लियर है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऑनलाइन डेटाबेस की एक्सेस देना, ऑनलाइन डेटा को रिट्रीव करने की सर्विस। ठीक है, ये क्या हो गई, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। कुल मिला के जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से प्रोवाइड की गई सर्विसेज है उसे बोलते हैं ओआईडीआर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स में क्या करते हो, आप ऑनलाइन जाते हो और वहां पे जो भी कंटेंट होता है उसको आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली देख सकते हो। क्या कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है? नहीं, आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स पे जाना है और उस कंटेंट को ऑन करना है और आपको देखना है। दैट इज क्या हो गया, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। आप क्या करते हो, गूगल से क्लाउड स्टोरेज लेते हो, गूगल से आपने क्लाउड स्टोरेज परचेज किया, वहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और किसी भी जगह से आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये सर्विसेज क्या हो गई, ये भी हो गई ओआईडीआर सर्विसेज। ऑनलाइन आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन आप कोई गेम खेल रहे हो तो वो भी कौन सी सर्विसेज हो गई, ओआईडीआर सर्विसेज। ध्यान रखना, यहां पे ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग दोनों चीजें अलग हैं। ऑनलाइन गेमिंग किस में आता है, ओआईडीआर सर्विसेज में आता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आपका एक्शनेबल क्लेम में आता है। ठीक है, तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज का मतलब हम पढ़ेंगे कि सर्विसेज डिलीवरी मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इसका मतलब ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से। इम्पॉसिबल टू एंश्योर इन एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो सर्विसेज बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बिना आईटी के प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सर्विसेज को क्या बोलते हैं, ओआईडीआर सर्विसेज। जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आ गया, क्लाउड सर्विसेज हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट हो गया, ई बुक्स वगैरह, ये सारी क्या है, ओआईडीआर सर्विसेज हैं। और भी एग्जांपल दिए गए हैं कि मान लीजिए आपको सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको कोई पीडीएफ मैन्युअली मेल की जाती है, न्यूज़लेटर्स आते हैं, एक तो आते हैं आपको ऑटोमेटिक न्यूज़लेटर्स आते हैं, ऑटोमेटिक ईमेल आते हैं, तो वो तो हो गया ओआईडीआर सर्विसेज, क्योंकि वहां पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई पीडीएफ मैन्युअली मेल की जा रही है तो वहां पे पूरा आईटी का काम नहीं है, तो ऐसे केस में वो ओआईडीआर सर्विसेज नहीं कहलाएगी। आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट से जाके कुछ डाउनलोड कर लेते हो तो वो क्या है, ओआईडीआर सर्विसेज है। चलिए अब ओआईडीआर सर्विसेज क्या होती है ये हमने समझ लिया। इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि इसकी टैक्सेबिलिटी बहुत ही स्पेशल है। नॉर्मल केसेस में अगर कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की जाती है तो क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ओआईडीआर सर्विसेज के केस में थोड़ा सा किस्सा अलग है। यहां पे बोला गया कि अगर रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, अगर इंपोर्ट ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज करते हो और रेसिपिएंट क्या है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मींस एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ओआईडीआर सर्विसेज। तो मेरे जैसा अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब मैं कोई बिजनेस काम धंधा नहीं कर रहा, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैंने कोई अगर ओआईडीआर सर्विसेज ली है तो मुझे क्या बोला जाएगा, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब मान लो मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है क्या 121 करोड़ की जनता वाले देश में, जहां पे मान लो 1 करोड़ लोग भी अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो 1 करोड़ लोगों से गवर्नमेंट 50-50 रुपए कलेक्ट करती फिरेगी क्या, पॉसिबल नहीं है। और ऑनलाइन तो वैसे भी पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम उन लोगों के पास नहीं जाएंगे जो ये सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।
तो अगर OIDAR सर्विसेज किसी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को प्रोवाइड की गई है तो ऐसे केस में क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है और सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में नेटफ्लिक्स को टैक्स पे करना पड़ेगा, जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैंने गूगल से क्लाउड स्टोरेज खरीदा, तो भैया टैक्स गूगल को पे करना, मैं नहीं पे करूंगा। हाँ, अगर मैं रजिस्टर्ड होता, अगर मैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट ना होता, मान लीजिए मेरी कोई फर्म है, मेरी कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने क्या लिया, गूगल क्लाउड का स्टोरेज लिया, तो ऐसे केस में अब क्योंकि मैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं हूं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, और ऐसे केस में मैं अगर OIDR सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं तो भैया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ध्यान रखना, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट में अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आते ही आते हैं, उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 51, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सिर्फ TDS काटने के लिए, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, TDS काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन ही मानेंगे और उसे भी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मानेंगे। तो ध्यान रखना, अगर OIDR सर्विसेज इंपोर्ट की गई हैं और रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, OIDR सर्विसेज प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं है रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स रेसिपिएंट पे करेगा। यह बात हो गई इंपोर्ट की। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट की। देखो, सबसे पहले एक्सपोर्ट किसका होगा, गुड्स और सर्विसेज का होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो उसका मतलब है गुड्स को इंडिया से आउट ऑफ इंडिया लेके जाना, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आपका गुड्स इंडिया में है और उसे आप बाहर लेके जाते हो आउट ऑफ इंडिया, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपोर्ट बोला जाएगा। इंपोर्ट का बिल्कुल उल्टा। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अगर ये पांचों कंडीशन, पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा। क्या है, सप्लायर जो है वो इंडिया में होना चाहिए, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंडिया में है। रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज परचेज करने वाला आउट ऑफ इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मतलब सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड कराई गई है किसको, आउट ऑफ इंडिया वाले को, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां है, आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर 2 कंडीशन और पूरी करनी पड़ेंगी कि आपका जो पेमेंट आपको रिसीव होने वाला है वो आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होना चाहिए। पैसा आपको किस में रिसीव होना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर RBI परमिट करे तो आप INR में भी रिसीव कर सकते हो। अगर RBI ने परमिट नहीं किया तो ऐसे केस में आपको फिर फॉरेक्स में ही रिसीव करना है। सप्लायर, अब 5th कंडीशन है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। जो सप्लायर है, मान लीजिए इंडिया वाला सप्लायर आउट ऑफ इंडिया वाली जिस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों आपस में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, अगर मैं इंडिया में हूं और मेरी ही कोई एंटिटी आउट ऑफ इंडिया है तो हम आपस में क्या हो जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। अगर मैं अपने ही लोगों को सर्विसेज दे रहा हूं तो उसे एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन समझना, इसको भी और डिटेल में क्लैरिफाई किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से क्या मतलब है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से क्या मतलब है, 4 कंडीशन आपको समझ में आ गई। सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, पैसा फॉरेन करेंसी में रिसीव होना चाहिए। अब जो 5th कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो समझना, सिनेरियो 1 लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है मैक इंक, जो कि आउट ऑफ इंडिया वाले, आउट ऑफ इंडिया जो फॉरेन लॉज है, फॉरेन लॉज के अंदर इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी है। भाई ऑस्ट्रेलिया में है, मान लो ऑस्ट्रेलिया के जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी फ्रेम की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। और इंडिया में एक कंपनी है राम लिमिटेड, इसे इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब देखो, ये दोनों अपने आप में क्या है, कंपनी है। इन दोनों का अपना क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट एग्जिस्टेंट है।
तो इन दोनों का आपस में क्या है, अपना अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है। वो भले ही सेम बंदे की हो, मान लो वो भले ही सेम बंदे की हो, मान लो टाटा इंक की हैं, दोनों टाटा इंक की हैं, लेकिन मैक इंक का अपना खुद का अस्तित्व है और राम लिमिटेड का अपना खुद का अस्तित्व है, क्योंकि ये अपने आप में इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं। ये हो सकता है किसी की सब्सिडरी हो, सिस्टर कंसर्न हो, ग्रुप कंसर्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ऐसे केस में क्योंकि इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, दे आर नॉट कंसीडर्ड मेरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, हेंस दीज बोथ आर नॉट मेरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इनके बीच में अगर कोई सर्विसेज दी गई होगी तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। लेकिन सिनेरियो 2 कंसीडर करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कोई इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है मैक इंक, ठीक है, उसकी यहां पे ब्रांच है इंडिया में कोई ब्रांच है, इंडिया में कोई एजेंसी है, इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है मैक इंक का, लेकिन इंडिया में जो ऑफिस है ना वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो एक सिर्फ ऑफिस है आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी का। इसी प्रकार से रिवर्स हो सकता है कि भैया इंडिया की कोई कंपनी है राम लिमिटेड जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, अब उसका ब्रांच एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है आउटसाइड इंडिया फॉरेन में। तो ये लोग क्या है, आपस में अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं रखते, क्योंकि समझो मेरी इंडिया की कंपनी है और उसी के ही ब्रांच एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है आउटसाइड इंडिया जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इसका मतलब पूरा कंट्रोल इंडिया वाली एंटिटी का है। तो वो लोग आपस में क्या कहलाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर ये लोग आपस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस को हमने डिकोड किया। अब समझना, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। जीरो रेटेड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये क्या है, इसको समझेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर दो चीजें आती हैं, समझना। जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आता है, एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का या सर्विसेज का, उसे क्या बोला जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाएगा। अगर आप करते हो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर, देखो एसईजेड क्या होता है, एक एरिया होता है। इंडिया में ही बहुत सारी जगह पे क्या है, एक एरिया नोटिफाई कर दिया कि भैया ये एसईजेड एरिया है। ये क्या है, एसईजेड एरिया। क्यों किया गया, वहां पे जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं वो लोगों को बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, टैक्स बेनिफिट्स वगैरह वो दिए जाते हैं। तो यहां पे भी इनको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। कैसे, अगर हम किसी व्यक्ति को जो कि एसईजेड यूनिट में काम कर रहा है, चाहे वो एसईजेड यूनिट हो या एसईजेड को डेवलप करने वाले लोग हो, ठीक है, अगर उनको हम सप्लाई करते हैं तो उसे भी क्या बोला जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाएगा। सर सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई बोलने से क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अलावा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर। एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि फॉरेन करेंसी आएगी, एसईजेड यूनिट डेवलपर को हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर हम ये दो सप्लाईज करते हैं तो ऐसे केस में उसे बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। क्यों बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप ये सप्लाईज करोगे तो हम आपके ऊपर उन सप्लाईज के लिए जो टैक्स का बर्डन आ रहा है ना, वो टैक्स का बर्डन जीरो कर देंगे। क्योंकि आप देश के लिए काम कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम आपको इन दोनों टाइप की जो सप्लाईज हैं, जीरो रेटेड सप्लाई है, उसके ऊपर हम आपको टैक्स का बर्डन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई। अब ध्यान रखना, सर जीरो रेटेड सप्लाई करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर देते, डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर देते। देखो हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा है कि मान लीजिए मैंने एक इनपुट खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया, उससे मैंने एक आउटपुट बनाया। अगर मैं उस आउटपुट को एग्जेम्प्ट कर दूंगा, अगर मैं उस आउटपुट को एग्जेम्प्ट कर दूंगा तो इस आउटपुट के लिए जो मैंने इनपुट यूज किया है, उसके ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया है, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो मेरे ऊपर टैक्स का क्या आ गया, बर्डन आ गया। लेकिन अगर ये आउटपुट जीरो रेटेड सप्लाई है, अगर ये आउटपुट जीरो रेटेड सप्लाई है तो मुझे इसके ऊपर जो इनपुट्स के ऊपर जो टैक्स पे किया है ना, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एग्जेम्प्ट करता हूं ना किसी सप्लाई को, तो वास्तविकता यह है कि आपका टैक्स का बर्डन जीरो नहीं होता। लेकिन जब मैं जीरो रेटेड सप्लाई की बात करता हूं तो वहां पे आपके टैक्स का बर्डन जीरो कर दिया जाता है।
कैसे किया जाता है उसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो देखो यहां पे सप्लायर को दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, दोनों ही ऑप्शन में हम आपका टैक्स का बर्डन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये दो ऑप्शन कब है, जब आपकी जीरो रेटेड सप्लाई होगी। क्या ऑप्शन है, एक तो है कि आप जब ऐसी कोई सप्लाई करोगे, जीरो रेटेड सप्लाई करोगे, तो आप क्या करो, टैक्स ही पे मत करो, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप सप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या करो, सप्लाई करते टाइम टैक्स पे कर दो, बाद में हम आपको उसका रिफंड दे देंगे। तो ये आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया, ये दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, बात को समझते हैं। मान लीजिए सप्लायर ने एक जीरो रेटेड सप्लाई करी है 10,000 रुपीज की। उस सप्लाई को करने के लिए उसने इनपुट्स परचेज किए हैं 5,000 रुपीज के, टैक्स रेट है 18%। तो दोनों ऑप्शन में कैसे ट्रीटमेंट होगा समझते हैं। पहला ऑप्शन समझते हैं, सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम करेगा। देखो जब आपने 10,000 रुपीज का जीरो रेटेड सप्लाई किया तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना, तो आपका सेल के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन उस सप्लाई को करने के लिए जब आपने इनपुट्स परचेज किए थे 5,000 रुपीज के, उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया होगा 5,000 रुपीज पे 18% की रेट से। तो इसका मतलब आपने जब इनपुट्स खरीदे होंगे तो आपने 900 रुपीज का टैक्स पे किया होगा, आपकी जेब से 900 रुपए निकल गए होंगे, आपकी जेब से 900 रुपए का कैश निकल गया होगा। तो देखा जाए तो सप्लायर के ऊपर 900 रुपीज का बर्डन आ गया। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको बर्डन क्या करके देंगे, जीरो करके देंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आपको 900 रुपीज का रिफंड दे देगी। ये रिफंड क्या है समझो, कि अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो मैंने आउटवर्ड सप्लाई करी है उसके ऊपर मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया, इसका मतलब मेरा कोई लायबिलिटी नहीं बनता। लेकिन जब मैंने इनवर्ड सप्लाईज परचेज करी थी तो उसके ऊपर मैंने कुछ टैक्स पे किया था, जिसका मैंने आईटीसी ले लिया था। तो उस आईटीसी का मैं क्या करूंगा, मेरे लेजर में पड़ा रहेगा, क्या करूंगा मैं उसका। तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी तुम्हारे लेजर में आईटीसी पड़ा है, क्योंकि आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आपका जो आईटीसी एक्यूमुलेट हो गया है उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो जो भी आपका टैक्स का बर्डन आया होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। रिफंड कैसे मिलेगा वो हम रिफंड चैप्टर में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो, कौन सा, पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ, ठीक है, आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया 10,000 रुपीज का, इसके ऊपर आपका टैक्स कितना बना, 18% की रेट से 1,800 रुपए, 1,800 रुपीज टैक्स बन गया, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताओ कि सर ये मिस्टर ए का तो बर्डन नहीं है, हम तो कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो याद रखना, जब आप एक्सपोर्ट करते हो या सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर करते हो तो आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो, आप अपने खुद के जेब से पे करते हो, तो ए ने 1,800 रुपीज का टैक्स लायबिलिटी आया। उसने जब इनपुट्स परचेज करे थे, सेल के लिए जो इनपुट्स खरीदे थे 5,000 रुपीज के, उसके ऊपर 900 रुपीज का टैक्स पे किया था। तो उसने इनपुट्स में 900 रुपीज का टैक्स पे किया था, उसकी जेब से 900 रुपीज गए थे। लेकिन उसी आईटीसी का वो यूज कर लेगा टैक्स की पेमेंट करने में। 1,800 रुपीज का उसका टैक्स का लायबिलिटी आया और उसने 900 रुपीज क्या कर लिए, यूज कर लिए आईटीसी पेमेंट करने में। तो उसका एक्चुअल में सेल के ऊपर टैक्स पेमेंट कितना आया, 900 रुपीज का कैश में। तो कैश में उसने दो ट्रांजैक्शन किए, एक तो इनपुट्स पे जो टैक्स पे किया 900 रुपीज, और जो सेल के ऊपर आईटीसी को यूज करने के बाद जो कैश में पेमेंट किया 900 रुपीज। तो टोटल उसने 1,800 रुपीज का टैक्स का बर्डन बोन किया। अब वो कैसे करना है, अब गवर्नमेंट को जीरो करना है वो टैक्स का बर्डन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 1,800 रुपीज का रिफंड दे देगी। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि जो तेरे पास आईटीसी पड़ा है उसका तू यूज कर ले टैक्स का पेमेंट करने में, और बाकी का पेमेंट तू कैश में कर दे। लेकिन हम तेरे को पूरा का पूरा, चाहे तूने आईटीसी से पे किया हो चाहे तूने कैश से पे किया हो, पूरा का पूरा जो तेरा सेल के ऊपर टैक्स बनता है ना, वो पूरा का पूरा तेरे को रिफंड दे देंगे। क्लेम द रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सेल।
आपको रिफंड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम रिफंड चैप्टर में बात करेंगे। तो ये दो तरीके बताए गए, दोनों तरीके से आपका टैक्स का बर्डन जीरो कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपके ऊपर काम होगा। अब ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई आपके एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, कोई आपके एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर उनको आप एक्सपोर्ट करते हो, उनको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या सप्लाई करते हो टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर, तो सर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि सर उसमें दोनों नेचर हैं। तो ध्यान रखना, उस टाइम वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं कहलाएगा। एक्सपोर्ट और सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड डेवलपर और यूनिट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई। तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के बीच कि सर एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि देखो एग्जेम्प्ट सप्लाई जब आप करते हो ना, उसके लिए जो आपने इनपुट्स परचेज करे हैं उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी और रिफंड कैन नॉट बी अवेल्ड ऑन इनपुट सप्लाईज यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेकिन जो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का यूज करते हो आप फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, उसके ऊपर आईटीसी और रिफंड आपको मिल जाता है। सर ये होते क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नील रेटेड सप्लाई, सप्लाई ऑफ होली एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यहां पे क्या कहलाती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये क्या होती है, नील रेटेड सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई से कंफ्यूज मत करना। नील रेटेड सप्लाई का मतलब क्या है, ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स तो लगता है लेकिन टैक्स की रेट क्या है, जीरो है, तो उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलते हैं। उसके अलावा होली एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज जो हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़े थे, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लीकर की हमने बात करी थी। उसके अलावा जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और यूनिट। उसके अलावा एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होती है उसे हम रूल 42 रूल 43 इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में रूल 42 रूल 43 जब हम रिवर्सल कैलकुलेट करते हैं वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति जीरो रेटेड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, यह बात हो गई आपकी जीरो रेटेड सप्लाई की। अब हम बात करने वाले हैं, एक और बात चीज समझा दूं सर, अगर कोई व्यक्ति को बोला जाए कि तू टैक्स पे मत कर और एक व्यक्ति को ऑप्शन दिया जाए कि तू टैक्स पे कर और उसके बाद रिफंड ले ले, सर कोई भी व्यक्ति यही ऑप्शन चूज करेगा कि भैया टैक्स नहीं पे करता हूं। तो ध्यान रखना, अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे, अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, एलयूटी और बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है कल को आप रिफंड लेके और भाग जाओ तो आपको एलयूटी और बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। यह क्या होता है सर, एलयूटी होता है कि आप अपने लेटर हेड पे लिख के देते हो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कि बॉस मैंने आपको वादा किया है कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा इतने दिन में, अगर मैं नहीं कर पाया तो जो भी मुझे बेनिफिट दिए गए हैं वो मैं लौटा दूंगा। यह होता है एलयूटी। बॉन्ड क्या होता है सर, बॉन्ड मतलब है कि आप स्टैंप पेपर पे लिख के दे रहे हो कि बॉस अगर मैंने मेरा वादा नहीं निभाया, एक्सपोर्ट नहीं किया तो मैं जो भी बेनिफिट लिया है वो वापस लौटा दूंगा। तो दोनों में फर्क क्या है, एलयूटी नॉर्मल पेपर पे लिखा जाता है, बॉन्ड स्टैंप पेपर पे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपने विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया है तो आपको किसी भी प्रकार का बॉन्ड और एलयूटी सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझता है। तो अगर किसी ने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर यूनिट किया है तो ऐसे केस में उसे क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा बॉन्ड और एलयूटी को लेके, उसकी हम यहां पे बात करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें बोलता है कि अगर कोई अंडर बॉन्ड और एलयूटी एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड और एलयूटी सबमिट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने से पहले, बाइंडिंग टू पे, और उसमें वादा करेगा कि वो टैक्स और इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट ऑफ 18% एनम विद इन 15 डेज। देखो गुड्स के केस में गुड्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि गुड्स को आउट ऑफ इंडिया लेके जाना है, तो जब तक आप गुड्स को आउट ऑफ इंडिया नहीं लेके जाओगे इसका मतलब एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो आपको वादा करना है कि जिस दिन मैंने उसका इनवॉइस बनाया, अगर उसके 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन इनवॉइस बनाया उसके 3 महीने के अंदर अंदर अगर गुड्स को आप आउट ऑफ इंडिया नहीं ले जा पाए
तो ऐसे केस में 3 महीने कंप्लीट होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे, जो भी आपने टैक्स के बेनिफिट लिए थे, जो आपने टैक्स पे नहीं किया था, उसको अलोंग विद इंटरेस्ट आप क्या कराओगे, जमा करवाओगे। ये आपको बॉन्ड और एलयूटी में वादा करना होता है। सर्विसेज के केस में क्या होता है कि भैया आपको पेमेंट फॉरेन करेंसी में रिसीव होना चाहिए, तो आपको वादा करना पड़ेगा कि जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया, अगर उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने अगर पेमेंट फॉरेन करेंसी में रिसीव नहीं किया, और आरबीआई ने अगर परमिट किया है रुपीज में, तो रुपीज में रिसीव नहीं किया, तो ऐसे केस में 1 साल खत्म होते ही 15 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने टैक्स बेनिफिट लिए थे, जो टैक्स आपने पे नहीं किया था, वो अब आप पे करोगे अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ये आपका वादा होता है। सर अगर मान लो आपने ये टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपने अगर 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया या 1 साल में पेमेंट रिसीव नहीं किया, तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन आपने टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आपसे जो एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाली फैसिलिटी है ना, बिना टैक्स पे करे हुए एक्सपोर्ट करने वाली फैसिलिटी, वो वापस ले ली जाएगी। अब आपको ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर गवर्नमेंट को भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दोगे, वापस से आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा सर ये एलयूटी और बॉन्ड, इन दोनों में क्या फर्क है, कब मुझे एलयूटी प्रोवाइड करना है, कब मुझे बॉन्ड प्रोवाइड करना है? तो देखना, एलयूटी क्या है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने लेटर हेड पे लिख के देते हो। बॉन्ड क्या है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट, बहुत भारी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको स्टैंप पेपर पे लिख के देना होता है। तो अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, तो ऐसे केस में आपको क्या जमा कराना है, एलयूटी जमा कराना है, आप डिक्लेरेशन दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर केस चल रहा है 250 लाख रुपए से ज्यादा का, इफ प्रोसिक्यूटेड फॉर अमाउंट मोर देन 2 करोड़ 50 लाख, तो अगर आप 2.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के लिए कभी भी प्रोसिक्यूट हुए हो, मतलब आपके ऊपर केस चल रहा है 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो ऐसे केस में क्योंकि गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप बड़े चोर हो, तो ऐसे बड़े चोर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आपको बॉन्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, एलयूटी से काम नहीं चलेगा। और बॉन्ड जब प्रोवाइड करोगे, बॉन्ड के साथ आपको 15% बैंक गारंटी भी देना पड़ता है। अगर 1 करोड़ का बॉन्ड है तो उसके साथ 15 लाख रुपीस का गारंटी देना पड़ता है। अगर आपने पैसा जमा नहीं कराया टाइम पे, तो आपकी बैंक गारंटी यूज करके पैसा रिकवर किया जाएगा। उसके अलावा एलयूटी जो आप सबमिट करोगे वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगा अनलेस आप कोई डिफॉल्ट कर दो, आप पेमेंट ना करो, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, अब रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो पैसा आपको रिकवर करना होता है फॉरेन करेंसी में, ध्यान रखना आपको यहां पे कंडीशन क्या है कि पैसा आपको फॉरेन करेंसी में रिसीव करना है। आप इनवॉइस भले आईएनआर में बनाओ, आपका कॉन्ट्रैक्ट भले आईएनआर में हो, फॉरेन करेंसी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो पैसा रिसीव करना है ना, वो फॉरेन करेंसी में रिसीव करना है। एक्सपोर्ट बेनिफिट विल बी अवेलेबल इफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इनवॉइस आर इशूड इन रुपीज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन हैव बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कैन बी रियलाइज्ड इन रुपीज इन केस सप्लाई मेड टू नेपाल और भूटान। देखो नेपाल भूटान के केस में कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, तो उस केस में आप रुपीज में भी पैसा रिसीव कर सकते हो। प्रोसीड्स हैव टू बी रियलाइज्ड इन फेमा टाइम फ्रेम, लेकिन पैसा जो रियलाइज करना है वो फेमा टाइम फ्रेम में आपको रियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे टैक्स बेनिफिट जो आपको दिए गए थे वो वापस ले लिए जाएंगे। अब यहां पे एक बहुत ही अच्छा यहां पे क्लैरिफिकेशन है। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया 5 लाख डॉलर का, उस एक्सपोर्ट को करने के लिए आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करना पड़ा। उसके लिए आपने 2 लाख डॉलर का इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया। अब आपने क्या किया कि भैया 5 लाख डॉलर इंडिया में रिसीव करोगे, उसके बाद आप 2 लाख डॉलर पे करोगे। इससे अच्छा आप क्या करो, आप डायरेक्टली नेट ऑफ करके वहीं से पेमेंट करवा के और नेट ऑफ 3 लाख डॉलर आप क्या करो, इंडिया में रिसीव कर लो। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, सर आपने एक्सपोर्ट किया था 5 लाख डॉलर का, आपने बेनिफिट्स लिए थे 5 लाख डॉलर के ऊपर टैक्स के, लेकिन आपने इंडिया में रिसीव किया सिर्फ क्या, 3 लाख डॉलर। तो ऐसे केस में मुझे बताओ कि क्या ऐसे केस में आपको 5 लाख डॉलर पे बेनिफिट मिलना चाहिए या 3 लाख डॉलर पे? तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपने एक्सपोर्ट पूरा 5 लाख डॉलर का किया था, उस एक्सपोर्ट को करने के लिए आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस करना पड़ा।
आप इंडिया में पैसा मंगवाते पूरा $5 लाख, उसके बाद भी तो $2 लाख आप बाहर भेजते, उससे अच्छा आपने पहले ही पे कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने भले ही रिसीव किया $3 लाख, हम ये मानेंगे कि आपने पूरा $5 लाख रिसीव कर लिया और आपको पूरे टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। If import of service has been taken to make export of service, in that case, even net proceeds realized in forex, payment made for import of service directly from proceeds of export shall be considered as full proceeds realized and accordingly सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई पूरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जीरो रेटेड सप्लाई की। अब हम बात करने वाले हैं डीम्ड एक्सपोर्ट की। सर ये क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है समझना। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि गुड्स को अगर आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया भेजते हो तो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। लेकिन यहां पे बोला कि कुछ सप्लाईज गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई हैं कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो जो कि मैन्युफैक्चर किए गए हैं इंडिया में, अगर आप सप्लाई करते हो, अगर उनको बाहर नहीं भी लेके जाओगे ना तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा? एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। उसे बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। सब चीजों को नहीं, जो सिर्फ यहां पे नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आप आउट ऑफ इंडिया नहीं भी लेके जाओगे तो भी उसे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। कौन कौन से केसेस में? देखो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हो तो आप फॉरेन करेंसी लेके आते हो इंडिया में, तो उसको प्रमोट किया जाता है। यहां पे आप क्या करने वाले हो? आप ऐसे लोगों को सप्लाई करने वाले हो जो अल्टीमेटली सारा का सारा प्रोडक्शन क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई एक्सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, आप उसको सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट में बेनिफिट दे रहे हो, एक्सपोर्ट में आप मेहनत कर रहे हो। भाई सामने वाला एक्सपोर्ट करने वाला है, उसको आप सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हो, तो आपकी सप्लाईज को भी क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, जिस व्यक्ति के पास एडवांस ऑथराइजेशन है उसको अगर आप सप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसके पास ईपीसीजी ऑथराइजेशन है उसको सप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, बीटीपीयू बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट। तो ये प्रमोट करने के लिए किसी स्पेसिफिक सेक्टर को, ये जो यूनिट्स का एक एरिया बनाया जाता है, वहां पे उस स्पेसिफिक सेक्टर की यूनिट्स काम करती हैं जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन क्या करती हैं? एक्सपोर्ट करती हैं। तो इन लोगों को अगर आप सप्लाई करोगे तो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ गोल्ड किया गया बाय बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन तो उसे भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे केस में, नॉर्मल एक्सपोर्ट के केस में दो ऑप्शन होते हैं कि आप या तो टैक्स पे ना करो या टैक्स पे कर दो, बाद में रिफंड मिल जाएगा। तो यहां पे दोनों ऑप्शन नहीं है। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में आपको बॉन्ड और एल्यूटी वाला ऑप्शन नहीं है, बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, हां बाद में उस टैक्स का आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा, जिसकी बात हम आगे रिफंड चैप्टर में करने वाले हैं। उसके बाद आता है मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि देखो, एक बंदा है मर्चेंट एक्सपोर्टर जो क्या करता है? इंडिया में लोगों से सामान खरीदता है किसी मैन्युफैक्चरर से और उसे आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करता है। उसका काम ही क्या है? खरीदना और बेचना। वो इंडिया में किसी भी मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेता है और उसे क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। वो इंडिया में बेचता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो हमने बोला कि भैया जो ये मर्चेंट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये अगर कोई सामान खरीद रहा है तो अगर ये टैक्स पे भी करेगा तो इसको बाद में रिफंड देना पड़ेगा। तो क्यों ही इतना पचड़ा पाले? भाई जब वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहा है तो मर्चेंट एक्सपोर्टर अगर कुछ परचेज कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी माफ कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। तो यहां पे बोला गया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर, इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब जो पूरा का पूरा जो अपना परचेज है वो एक्सपोर्ट करता है, तो ऐसे केस में वहां पे पूरा टैक्स रेट देने की जरूरत नहीं है। जो मान लो 18% टैक्स रेट है तो 18% टैक्स रेट देने की जरूरत नहीं है। आप कंसेशनल टैक्स पे सप्लाई कर सकते हो। कंसेशनल टैक्स कितना है? 0.05% सीजीएसटी, 0.05% एसजीएसटी, 0.10% आईजीएसटी आप पे करके और आप सप्लाई कर सकते हो मर्चेंट एक्सपोर्टर को। और सर ध्यान देना, इसका भी आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। इसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यहां पे बोला इफ एनी रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर, टैक्स कैन बी पेड एट कंसेशनल रेट 0.10% एंड क्रेडिट कैन बी टेकन बाय द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। ध्यान रखना, यहां पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या बोला गया है? रजिस्टर्ड सप्लायर, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है। और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो यहां से एक्सपोर्ट करने वाला है उसको बोला गया है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट।
मर्चेंट एक्सपोर्टर हु परचेज्ड इनपुट्स ऑन कंसेशनल टैक्स हैज टू कंपल्सरली एक्सपोर्ट द गुड्स ओनली अंडर बॉन्ड और एलयूटी। अब ये मर्चेंट एक्सपोर्टर को अंडर बॉन्ड और एलयूटी ही गुड्स सप्लाई करने पड़ेंगे, ये ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर सकता। ही डज नॉट हैव ऑप्शन टू एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ऑप्शन टू पे टैक्स 0.10% इज अवेलेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइज गुड्स टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑन टैक्स इनवॉइस। तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जब भी मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट 90 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू हुआ उसके 90 दिन के अंदर अंदर मर्चेंट एक्सपोर्टर को क्या करना है, गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सबमिट करना होता है बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग बिल फाइल करना होता है। शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना होता है। तो जब आप शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करोगे उसके ऊपर दोनों का नाम होना चाहिए, दोनों का जीएसटी नंबर होना चाहिए। एक तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का जो यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरा सप्लायर का। सप्लायर कौन है, वो मैन्युफैक्चरर। दोनों का नाम होना चाहिए, दोनों का नाम होना जरूरी है। रेसिपिएंट शैल बी रजिस्टर्ड विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप ये जो बेनिफिट है वो अवेल कर पाओगे। ये आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे रिफंड चैप्टर की, रिफंड चैप्टर की। चलिए सबसे पहले देखते हैं किन किन केसेस में आपको रिफंड परमिशेबल है। ठीक है, कुछ की तो हमने बात करी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से और कौन कौन से केसेस जहां पे आपको रिफंड मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो जो आपने आईजीएसटी पे किया है उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। मैंने बताया था आपको 1800 वाला एग्जांपल, बिल्कुल। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपको रिफंड मिलेगा। देखो नॉर्मली आप अगर कोई इनपुट्स परचेज करते हो, इनपुट सर्विसेज परचेज करते हो, ठीक है, उसके ऊपर जो आईटीसी होता है वो कहां पे आता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब उसमें से आप रिफंड नहीं ले सकते, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपने जो सेल किया उसके ऊपर जो लायबिलिटी है उसमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है जहां पे आपको आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। कौन कौन से एग्जांपल है, एक तो जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो भैया आप आईटीसी का यूज ही नहीं कर पाओगे, तो आपके पास जो पड़ा हुआ आईटीसी है उसका गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी, रिफंड दे देगी। उसके अलावा अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, समझना कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसके इनपुट्स हैं मान लीजिए टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% और आप उससे जो आउटपुट बनाते हो वो टैक्सेबल है 5% पे, तो अब जो आउटपुट पे आपका टैक्स बनेगा उसका आप पेमेंट अगर आईटीसी से करोगे तो भी आप पूरा आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास आईटीसी बच जाएगा, क्योंकि आपने इनपुट्स पे 18% की रेट से जीएसटी पे किया है और आउटपुट पे 5% है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां पे आपकी सेल के ऊपर जो टैक्स होता है ना वो कम होता है इनपुट वाले टैक्स से। तो ऐसे केस में आप क्या कर पाओगे, पूरा आईटीसी यूज नहीं कर पाओगे, आपके पास पड़ा रहेगा। तो ऐसे केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको गवर्नमेंट रिफंड दे देती है। सिर्फ यही दो केसेस में आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है, वरना आपको अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता। उसके अलावा अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो तो भी आपको रिफंड मिलता है, हमने भी डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस, अगर मान आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ा था कि ये आपका एक तरीके से बैंक अकाउंट पेटीएम वॉलेट की तरह गवर्नमेंट के साथ आपका एक खाता है। तो गवर्नमेंट के पास आपका खाता है, उसमें आपने कुछ पैसा जमा करा रखा है, अब आप उसमें से निकालना चाहते हो तो बिंदास निकाल सकते हो, क्योंकि आपने कैश जमा करवाया था, कैश निकलवा लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका भी रिफंड आपको मिल सकता है। मान लीजिए आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उस एडवांस पे आपने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, पर बाद में आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई, ना ही आपने कोई इनवॉइस इशू किया, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। एडवांस जिसने भी आपको पे किया था आपने वो रिफंड कर दिया एडवांस, तो ऐसे केस में जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था उसका आपको रिफंड मिल जाएगा।
रिफंड ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड एंड पेड, आपको आईजीएसटी पे करना था लेकिन आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, तो ऐसे केस में आप आईजीएसटी पे कर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। रिवर्स केस हो जाएगा, मान लो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था, आपने आईजीएसटी पे कर दिया, तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दो, आईजीएसटी आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड ऑफ अमाउंट ड्यू टू जजमेंट ऑर्डर डायरेक्शन, कोर्ट का कोई जजमेंट आया, ऑर्डर आया, डायरेक्शन आया, उसकी वजह से आपका रिफंड बनता है तो आपको दिया जाएगा। आपने प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, प्रोविजनल बेसिस पे आपका असेसमेंट हुआ था, बाद में जब वो फाइनल हुआ तो आपका रिफंड बना, तो वो रिफंड आपको मिल जाएगा। कोई यूएन बॉडीज यहां पे काम करती है इंडिया में, एम्बेसीज काम करती हैं, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, यहां पे आर्मी वाली जो कैंटीन होती है उनको भी टैक्स का रिफंड मिलता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो एडवांस में टैक्स जमा करवा देते हैं, अगर पूरा यूज नहीं हो पाता तो उसका रिफंड मिल जाता है उनको, या एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स किया उसका रिफंड मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आपको रिफंड मिल जाता है। एक एक केस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक एक केस में जाने से पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो सारे रिफंड एप्लीकेशंस में, सारे रिफंड क्लेम में अप्लाई होगा। तो देखो, आपको जब रिफंड एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मिनिमम रिफंड जो आपका होना चाहिए 1000 पर टैक्स हेड होना चाहिए। अगर आपका 1000 रुपीज पर टैक्स हेड अगर आपका मिनिमम रिफंड नहीं है तो ऐसे केस में आप रिफंड मांगने मत जाना, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर 1000 रुपए या 1000 रुपए पर टैक्स हेड अगर आपका रिफंड बनता है तभी आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आप रिफंड ले रहे हो ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो तो आपका एक तरीके का बैंक अकाउंट है गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें से आप कितने भी रुपए का रिफंड ले सकते हो, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना लेना आप ले सकते हो, 1000 रुपए से कम होगा तो भी चलेगा। उसके अलावा जब भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, जीएसटी आरएफडी 01। जब आप अप्लाई करोगे रिफंड के लिए, उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट, ये प्रूव करने के लिए कि रिफंड आपका बनता है, पहले आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि बॉस आपका रिफंड बनता है। दूसरे आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि भैया रिफंड आपका ही बनता है ना, आप किसी दूसरे का रिफंड तो नहीं ले रहे, जिसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। तो आपको ये प्रूव करना है कि देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्या होता है इसको समझो, मैं समझाता हूं अनजस्ट एनरिचमेंट। देखो, ए ने कस्टमर को कोई गुड्स सप्लाई किए 1 लाख रुपीस के और उसके ऊपर टैक्स था 18,000 रुपीज। तो 18,000 रुपीज कस्टमर से कलेक्ट कर लिया और कस्टमर से 1,18,000 रुपीज रिसीव कर लिया और इसमें से 18,000 किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को। तो देखा जाए तो ये 18,000 रुपीज का बर्डन किसने बोन किया है, कस्टमर ने। ए ने तो क्या किया, सप्लायर ने तो क्या किया, कस्टमर से पैसा लिया और गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। अब पता लगा कि ये टैक्स पे नहीं करना था, ये बनता ही नहीं था, तो ए अगर गवर्नमेंट के पास जाएगा कि बॉस ये 18,000 रुपीज का मुझे रिफंड दे दो, तो गवर्नमेंट इसको रिफंड नहीं देगी। क्यों, गवर्नमेंट बोलेगी भैया 18,000 रुपीज का रिफंड तो बनता है लेकिन मिस्टर ए का नहीं बनता, ये किसका बनता है, कस्टमर का बनता है। क्यों, क्योंकि ये 18,000 रुपीज का बर्डन किसने बोन किया है, कस्टमर ने, ना कि मिस्टर ए ने। तो ऐसे केस में रिफंड ए को नहीं दिया जाएगा। तो अगर ए रिफंड मांगने जाता है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है। ये जो 18,000 रुपीज है वो बर्डन मिस्टर ए ने बोन किया है, ऐसा उसे प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसे रिफंड मिलेगा। अब कैसे प्रूव कर पाएगा, अगर उसका रिफंड 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख रुपीस तक का रिफंड है, तो उसे एक सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उसका कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो खुद से सर्टिफाई करके देगा कि यहां पे कोई भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है। अगर अमाउंट ज्यादा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा है रिफंड का अमाउंट, तो ऐसे केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएम में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएम में से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। और बात ध्यान रखना, देयर इज नो नीड टू प्रूव अनजस्ट एनरिचमेंट इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस में आपको अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों, दे आर एक्सेप्शन टू द अनजस्ट एनरिचमेंट। उन केसेस में यह माना जाता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट हो ही नहीं सकता। कौन कौन से केसेस समझते हैं। तो जब अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो सकता तो आपको ये डिक्लेरेशन, सेल्फ सर्टिफाइड जो डिक्लेरेशन है या फिर सर्टिफिकेट सीएसीएमए वाला, ये भी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से केसेस हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर आप रिफंड मांग रहे हो तो ऐसे केस में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट के केस में आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो।
refund of unutilized ITC in case of zero rated supply without payment of tax और अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखो ये तो आपका ITC एक्यूमुलेट हो गया जिसका रिफंड आपको मिल रहा है। भाई इनपुट्स पे टैक्स तो आपने ही पे किया था, उसी का आपको रिफंड मिल रहा है, तो देयर शुड नॉट बी एनी अनजस्ट एनरिचमेंट। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव हुआ था वो पूरा का पूरा आपने वापस कर दिया, इसका मतलब कस्टमर से आपने 1 रुपया भी नहीं लिया, जो भी टैक्स पे किया वो आपने खुद ने पे किया है, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ टैक्स कलेक्टेड, सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया आईजीएसटी की जगह पे, तो अगर आप सही करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दोगे तो पुराने वाले का रिफंड मिलेगा, वहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड ले रहे हो तो भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर बर्डन बोन किया है तो वो किसी दूसरे पे तो ट्रांसफर कर नहीं सकता, इसका मतलब वहां पे भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है। ये एक्सेप्शंस हैं अनजस्ट एनरिचमेंट के। उसके बाद एक और कॉमन पॉइंट है, आप कब तक रिफंड अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी अगर रिफंड अप्लाई करना है तो आपको 2 साल के अंदर रिफंड अप्लाई करना है फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। पर ध्यान रखना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड ले रहे हो, तो ऐसे केस में 2 साल की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, आप जब चाहे तब चाहे रिफंड ले सकते हो। बाकी सब केसेस में 2 साल 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट के अंदर अंदर आपको रिफंड अप्लाई करना है, वरना आप रिफंड नहीं ले पाओगे। अच्छा, रेलेवेंट डेट क्या होगी, हर केस में अलग अलग होगी, बात करते हैं। अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है, उस केस में आप रिफंड लेना चाहते हो, तो रेलेवेंट डेट क्या होगी। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है बाय सी और एयर, तो ऐसे केस में जिस दिन शिप और एयरक्राफ्ट ने इंडिया छोड़ा उस दिन आपका रेलेवेंट डेट है। अगर आपने लैंड के थ्रू एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन गुड्स ने कस्टम फ्रंटायर पास किया है उस दिन आपका रेलेवेंट डेट है। अगर आपने पोस्ट के थ्रू भेजा है तो जिस दिन पोस्ट ऑफिस ने आपका पोस्ट डिस्पैच कर दिया वो आपका रेलेवेंट डेट होगा। अगर बात हो रही है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो आपको देखना है कि आपकी जो सर्विसेज जो हैं कंप्लीट हो गई पेमेंट से पहले। ध्यान रखना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए अगर आप रिफंड ले रहे हो और आपकी सर्विसेज पेमेंट से पहले कंप्लीट हो गई हैं, तो जिस दिन आपका पेमेंट रिसीव होगा ना, उस दिन आपका क्या माना जाएगा, रेलेवेंट डेट माना जाएगा, क्योंकि आपको तभी रिफंड मिलेगा जब आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दोगे और उसका पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा। तो दोनों इवेंट जब हो जाएंगे तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो रेलेवेंट डेट विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगर मान लीजिए पेमेंट रिसीव हो गया लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं हुआ, तो जब आपका इनवॉइस होगा उस दिन आपका रेलेवेंट डेट होगा, वहां से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है, तो जिस पीरियड के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट आपने किया है उस पीरियड का जब आप रिटर्न फाइल कर दोगे, जीएसटीआर 3B फाइल कर दोगे, एक्चुअली जिस दिन फाइल कर दोगे उस दिन आपका क्या माना जाएगा, रेलेवेंट डेट, और वहां से 2 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जजमेंट ऑर्डर और डायरेक्शन की वजह से अगर रिफंड है तो जिस दिन जजमेंट ऑर्डर डायरेक्शन कम्युनिकेट हुआ वहां से 2 साल। सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर, आपने एसईजेड यूनिट और डेवलपर को सप्लाई किया है या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप रिफंड ले रहे हो, तो ध्यान रखना जिस पीरियड के रिलेटेड आपकी वो सप्लाई है उस पीरियड के रिलेटेड जो जीएसटीआर 3B है उसको फाइल करने की जो ड्यू डेट है ना, जो ड्यू डेट है वो आपके रेलेवेंट डेट होगी और वहां से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, तो जिस दिन फाइनल असेसमेंट होगा उस दिन से 2 साल। अदर देन सप्लायर अगर है तो रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या अग्रीमेंट कैंसिल होने की वजह से आपका रिफंड बनता है तो जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कैंसिल हुआ वहां से 2 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एनी अदर केसेस में जब आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर दोगे वहां से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम एक एक टाइप के जो रिफंड हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस केस में कैसे रिफंड मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, ये अभी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में बात किया कि अगर गुड्स आउट ऑफ इंडिया नहीं भी जा रहे हैं तो भी उनको एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। ये नोटिफाइड सप्लाईज हैं जहां पे इनको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। ये 4 सप्लाईज है जहां पे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इस केस में भले गुड्स आपके आउट ऑफ इंडिया नहीं गए हो तो भी आपको जो आप टैक्स पे करोगे उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड किसको मिलेगा, ध्यान रखना, रिफंड लिया जा सकता है रेसिपिएंट के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए ने किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को यहां पे सप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट। ऐसे केस में रेसिपिएंट कौन है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या कर सकती है, इसका आईटीसी ले सकती है और इसका रिफंड ले सकती है। लेकिन अगर रेसिपिएंट रिफंड नहीं लेता
तो रिफंड सप्लायर भी ले सकता है। तो सप्लायर इफ रेसिपिएंट डज नॉट अवेल द आईटीसी, अगर रेसिपिएंट सप्लायर को ये लिख के डिक्लेरेशन दे देता है कि ना तो वो आईटीसी लेगा ना वो रिफंड लेगा, तो ऐसे केस में सप्लायर भी उसका क्या ले सकता है, रिफंड ले सकता है। दोनों में से एक को मिलेगा, पहली प्रायोरिटी रेसिपिएंट की है, अगर रेसिपिएंट नहीं लेता तो सप्लायर उसका रिफंड ले सकता है। ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए मिस्टर ए ने सप्लाई किया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए अगर जो सप्लाई प्रोवाइड की गई है वो ब्लॉक क्रेडिट के नेचर में है, मान लीजिए कोई फूड एंड बेवरेज का आइटम है तो वो ब्लॉक क्रेडिट हो गया, तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट उसका आईटीसी नहीं ले पाता है। लेकिन यहां पे डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भले ही सप्लाई ब्लॉक क्रेडिट के नेचर की हो, रेसिपिएंट उसका आईटीसी ले सकता है। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, ठीक है। ये डीम्ड एक्सपोर्ट की बात हो गई जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक रिफंड ले सकता है। ध्यान रखना, अगर रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया, रिफंड ले लिया, तो सप्लायर उसका रिफंड नहीं ले पाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आप आईजीएसटी पे करके और जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, जो आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो जीएसटी पे ना करो या जीएसटी पे कर दो, तो अगर आप जीएसटी पे करने वाला ऑप्शन चूज करते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई करते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा। देखो ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया है कहां पे, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में, कि भैया जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट के ऊपर जितना भी आपका आईजीएसटी पेबल है ना, वो पूरा का पूरा आपको क्या दे दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा। तो ये एग्जांपल मैंने वहां पे आपको समझाया, ठीक है। अब कैसे रिफंड मिलेगा उसकी यहां पे बात करते हैं। ध्यान रखना, अगर आप यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, देखो अगर आप यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होते हैं, फिजिकली इंडिया से बाहर जाएंगे। तो जब वो इंडिया से बाहर जाएंगे तो वहां पे कस्टम अथॉरिटीज बैठी होंगी। कौन बैठे होंगे, कस्टम अथॉरिटीज बैठी होंगी। वो क्या करेंगे, इन गुड्स को रोक लेंगे, इन गुड्स को रोक लेंगे। तो कस्टम अथॉरिटीज, जब आप गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजोगे तो आप कस्टम अथॉरिटीज के पास क्या फाइल करोगे, शिपिंग बिल फाइल करोगे और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करोगे। क्या फाइल करोगे, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि भैया हम ये गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका वैल्यू इतना है, इसके ऊपर हम इतना जीएसटी पे करेंगे। तो इस प्रकार से शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया जाता है। तो ऐसे केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में बोल दिया गया कि अगर आप ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी करते हो तो आपको कोई सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटी आरएफडी 01 फाइल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करोगे ना, उसी को क्या मान लिया जाएगा, आपकी रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। और कस्टम वाले आपको डायरेक्टली रिफंड दे देंगे, आपको रिफंड एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जितने का आपने एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर जितना आपने जीएसटी दिखाया होगा वो पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा कस्टम के द्वारा। तो जो आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, उसमें आपको कस्टम के द्वारा रिफंड दिया जाता है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट कर दिया, कस्टम ने आपको रिफंड भी दे दिया, माल रास्ते में था, आपका नेगोशिएशन हुआ और प्राइस आपका बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो आपका टैक्स का अमाउंट भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, टैक्स का अमाउंट भी बढ़ गया होगा। तो प्राइसेस में अपवर्ड रिवीजन की वजह से अगर प्राइस ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट का बढ़ जाता है, ऐसे केस में आप ज्यादा पैसा फॉरेन करेंसी लाते हो तो आपको रिफंड भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो अगर अपवर्ड रिवीजन की वजह से आपको रिफंड चाहिए तो वो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगा। आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी आरएफडी 01 में, वो एडिशनल रिफंड के लिए। अच्छा, ये बात हो गई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो या फिर सप्लाई करते हो टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर, क्योंकि एसईजेड वाला एरिया इंडिया के अंदर ही होता है तो कस्टम डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो तो वो विजिबल नहीं होती, तो कस्टम डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता। कस्टम डिपार्टमेंट सिर्फ गुड्स के साथ डील करता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या सप्लाई टू एसईजेड यूनिट डेवलपर करते हो तो आपको रिफंड जीएसटी डिपार्टमेंट ही देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, रिफंड एप्लीकेशन जीएसटी आरएफडी 01 फॉर्म में। उसके बाद उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे प्रूफ करने के लिए कि आपका रिफंड बनता है। तो क्या प्रूफ करोगे, आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर इनवॉइसेस की डिटेल होगी कि कौन सा इनवॉइसेस के थ्रू कितने आपने एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज का, कितना आपने एसईजेड यूनिट और डेवलपर को प्रोवाइड कराया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में कंडीशन होती है कि आपको फॉरेक्स रिसीव होना चाहिए, तो आपको उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि आपको फॉरेन करेंसी रिसीव हुई है। उसके लिए
जो बैंक रिकवरी सर्टिफिकेट, फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जब फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तब आपको जाके रिफंड मिलेगा। ये तो हो गया ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले केस में। अब हम बात करने वाले हैं रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड और एक्यूमुलेटेड आईटीसी का। देखो नॉर्मली मैंने बताया आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स बट कैन नॉट बी टेकन एज द रिफंड। हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस एक्यूमुलेटेड आईटीसी कैन बी टेकन एज रिफंड। कौन से दो केसेस? अगर जीरो रेटेड सप्लाई किया है अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो ऐसे केस में याद रखना रूल 89 सब रूल 4 आपके काम में आएगा। कितना रिफंड है? अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड लोगे तो रूल 89 सब रूल 5 आपके काम में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं रूल 89 सब रूल 4 की, जहां पे रिफंड मिलता है एक्यूमुलेटेड आईटीसी का ऑन जीरो रेटेड सप्लाई अगर आपने अंडर बॉन्ड और एलयूटी की है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ध्यान रखना, ये एग्जांपल मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में आपको समझाया कि अगर आप बॉन्ड और एलयूटी वाला ऑप्शन चूज करते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो कैसे रिफंड मिलेगा। क्या समझाया था मैंने कि जो भी इनवर्ट सप्लाईज आपने ली हैं उसके ऊपर आपने जो भी टैक्स पे किया है उसका आपको आईटीसी मिलेगा, लेकिन उस आईटीसी का यूज कहां करोगे, क्योंकि आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे केस में आपका वो आईटीसी पड़ा रहेगा, तो वो पड़ा हुआ आईटीसी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उसका क्या दे देगी? रिफंड दे देगी। तो यहां पे तो क्या था ना, एक ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें पता था कि भैया कितना आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो गया, सिंपल था। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति एक्सपोर्ट भी कर रहा होता है, एक ही व्यक्ति डोमेस्टिक सप्लाईज भी कर रहा होता है, तो कितना रिफंड उसे दिया जाए वो डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। रूल 89 सब रूल 4 में ये फॉर्मूला दिया गया है। क्या फॉर्मूला दिया है? चलिए, अगर आप एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड लेते हो इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आपका रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। रिफंड अमाउंट इज इक्वल्स टू नेट आईटीसी। जो भी आपने आईटीसी अवेल किया है उसको वो क्या कर रहा है? प्रोपोर्शनेट कर रहा है कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, आपने टोटल कितना सेल किया, उसमें से कितना एक्सपोर्ट किया है अंडर बॉन्ड और एलयूटी, उस प्रोपोर्शन में आपको क्या दिया जाएगा? रिफंड दिया जाएगा। तो अगर आपने डोमेस्टिक सप्लाई की होगी तो उसके लिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो उसके लिए रिफंड मिल जाएगा। तो नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये आपका डिनोमिनेटर में है। मतलब टोटल टर्नओवर में से कितना टर्नओवर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है अंडर बॉन्ड और एलयूटी, उस प्रोपोर्शन में आपको आईटीसी का रिफंड दे दिया जाएगा। यही रिफंड का फॉर्मूला बोलता है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट को यहां पे डिकोड कर लेते हैं कि उसका मतलब क्या है, उसके बाद सीधा फॉर्मूला में आपको अमाउंट रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो नेट आईटीसी की अगर बात करें, नेट आईटीसी की बात करें तो नेट आईटीसी का मतलब है यहां पे आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ध्यान रखना, आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। यहां पे क्या लिखा है? सिर्फ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के ऊपर आपको क्या लेना है? आईटीसी लेना है। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है, उसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो उसका आईटीसी आप यहां पे कंसीडर नहीं करोगे। मतलब कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कोई आईटीसी है तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड। अब क्योंकि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? आईटीसी अवेल्ड, मतलब ऐसा ही आईटीसी ले पाओगे जो आप अवेल करने के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है उसको यहां पे नेट आईटीसी में नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो यूज किए गए हैं फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई इनपुट और इनपुट सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के काम में आते हैं तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो ऐसे केस में उस आईटीसी को भी यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, इज नॉट इंक्लूडेड नेट आईटीसी। लेकिन वहां पे हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर आपके इनपुट और इनपुट सर्विसेज
काम आ रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर, वो जीरो रेटेड सप्लाई भले एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज का हो, अगर आपके इनपुट और इनपुट सर्विसेज जीरो रेटेड सप्लाई में काम आ रहे हैं तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाता है। हाउएवर इफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर मेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, तो ऐसे केस में उसको इंक्लूड किया जाएगा नेट आईटीसी के अंदर, अगर उनके लिए कोई इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज किए गए हैं। बात समझ में आ गई? उसके अलावा हमने बोला हमें आईटीसी लेना है जो आपने अवेल किया है ड्यूरिंग द पीरियड, तो मतलब जिस पीरियड के लिए आप रिफंड ले रहे हो उस पीरियड के दौरान आपने कितना आईटीसी लिया है, तो इसका मतलब उस पीरियड के स्टार्टिंग में और एंड में कितना बैलेंस था आईटीसी का, वो मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किससे पड़ेगा, आपने कितना आईटीसी अवेल किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से कोई भी मतलब आपको नहीं है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट मेड टू हिम, देन सच आईटीसी शैल नॉट बी इंक्लूडेड नेट आईटीसी। मान लीजिए मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज रिसीव करी हैं, उसके ऊपर मैंने आईटीसी लिया है, तो उस आईटीसी को मैं यहां पे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि उसका सेपरेटली रिफंड मिलता है डीम्ड एक्सपोर्ट वाले केस में, यहां पे मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। चलिए, ये आपका हो गया नेट आईटीसी। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, देखो ये वाला हमने पार्ट देख लिया, अब हम देखते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसे कौन से गुड्स है जिनको आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है ऑन बॉन्ड और एल्यूटी, मतलब बिना टैक्स पेमेंट के आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना आपका टैक्स इनवॉइस क्या था उन जीरो रेटेड सप्लाई का, टैक्स इनवॉइस में कितना वैल्यू था, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड ले रहे हो, उस पीरियड के दौरान जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया उसका असेसेबल वैल्यू क्या था। असेसेबल वैल्यू मतलब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, एफओबी वैल्यू। उसके अलावा अगर उन्हीं गुड्स को आप डोमेस्टिकली सप्लाई करते, अगर उन्हीं गुड्स को आप डोमेस्टिकली सप्लाई करते तो कितनी वैल्यू का करते, उसका 1.5 टाइम। इन तीनों में से जो भी आपका लोअर अमाउंट है ना, वो आपका कंसीडर किया जाएगा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसा क्यों किया गया, समझो कि देखो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, अगर आपका टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अगर ज्यादा दिखेगा तो आपको रिफंड ज्यादा मिलेगा। तो लोग क्या करते थे, अपना जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर था ना, उसको बहुत हाई दिखाते थे, उसको बहुत हाई दिखाते थे ताकि उनको रिफंड ज्यादा मिले, रिफंड ज्यादा मिले। तो ऐसे केस में उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने बोला कि भैया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में मैक्सिमम आप कितना टर्नओवर हो सकता है कि अगर आप उसको डोमेस्टिकली सप्लाई करते तो कितने में सप्लाई होता, उसका 1.5 टाइम, उससे ज्यादा का आपका नहीं हो सकता वैल्यू। तो यहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि ओवर वैल्यूएशन ना किया जाए ज्यादा रिफंड लेने के चक्कर में, तो यहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, विच एवर इज लोअर आपको यहां पे कंसीडर करना है। तो ध्यान रखिए, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो एज अ जीरो रेटेड सप्लाई, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज का आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो उसको भी यहां पे कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई किया है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट उस गुड्स का एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है, नहीं चाहती कि उस गुड्स का एक्सपोर्ट हो। तो भैया जब गुड्स को डिस्करेज करना चाहती है एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट, और एक साइड हम उसका रिफंड दे, ये तो कोई जायज बात नहीं है। तो ऐसे केस में बोला गया जिन गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है उन गुड्स का अगर जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो उसको यहां पे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेक्स्ट पॉइंट। तो सर्विसेज का टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का अलग फॉर्मूला दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दिया हो ना तो नहीं लेना, आपको क्या लेना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एग्रीगेट पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड टुवर्ड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मान लीजिए आप अक्टूबर 24 के लिए रिफंड ले रहे हो, तो अक्टूबर 24 के दौरान आपको कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ वो आपको लेना है। उसके बाद जो पेमेंट आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, उसमें से अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो आपको पेमेंट तो रिसीव हो गया लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं, मतलब पेमेंट रिसीव हो गया ड्यूरिंग द पीरियड अक्टूबर के दौरान लेकिन उसके अगेंस्ट सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं की गई हैं, तो उसका अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको लेस कर दिया गया, उसको लेस कर दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई हैं।
और मान लीजिए पेमेंट आपको पहले रिसीव हो गया था, मान लीजिए अगस्त 24 में पेमेंट आपको रिसीव हो गया था, लेकिन उस दौरान सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई थी, तो हमने उसके ऊपर रिफंड नहीं लिया होगा तब। तो अब मान लीजिए अक्टूबर में आके उसकी सर्विसेज क्या कर दी गई, प्रोवाइड कर दी गई। तो ऐसा जीरो रेटेड सप्लाई जिसका सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट किया गया है और जिसका पेमेंट पहले रिसीव हो गया था, उसको यहां पे ऐड कर दिया जाएगा। जो टोटल आएगा वही क्या कहलाएगा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझे आप? मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि हम यहां पे वही जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेंगे जिसका पेमेंट भी रिसीव हो गया है, जिसका पेमेंट भी रिसीव हो गया है और जिसका सर्विसेज भी कंप्लीट हो चुका है, सर्विसेज भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों चीजें हो जाएंगी, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तभी उसके ऊपर रिफंड लिया जाएगा, जिस पीरियड में ये दोनों चीजें हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने लिया पहले ड्यूरिंग द पीरियड कितना पेमेंट रिसीव हुआ, अगर उसमें से किसी पेमेंट का आपने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराया तो उसको लेस कर दिया और ऐड कर दिया जिसका पेमेंट पहले रिसीव हो गया लेकिन सर्विसेज अब कंप्लीट हुई हैं, तो टोटल आपका क्या आ गया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये आपका सर्विसेज हो गया। अब आपको देखना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होगा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जो आपने ऊपर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैलकुलेट किया है वही आपको यहां पे लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 1.5 टाइम्स लिया है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया था, आपका डोमेस्टिक वैल्यू था 6 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपीस का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपीस। तो विच एवर इज लोअर, 9 लाख। तो ऊपर आपने टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में कितना लिया है, 9 लाख, तो आपके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी कितना आएगा, 9 लाख ही आएगा। जो ऊपर लिया है वही डिनोमिनेटर में भी आएगा। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिस तरीके से आपने ऊपर कैलकुलेट किया है वही अमाउंट आपके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का आ जाएगा। अब क्योंकि हम यहां पे पूरा टर्नओवर लेने वाले हैं तो बाकी बचे हुए टर्नओवर को भी हमें यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। कौन कौन से बच गए सर, ऐसे कोई गुड्स थे जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा था, उनको हमने टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसीडर नहीं किया था क्योंकि हम उसके ऊपर आईटीसी का रिफंड नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो टोटल टर्नओवर में तो आएगा ना, आपका सेल तो है, तो ऐसे केस में उसको यहां पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके अलावा अगर जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा आपने कोई भी सप्लाई करी है एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो ऐसे केस में उसको यहां पे टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई भी डोमेस्टिक सप्लाई करी है, डोमेस्टिक सप्लाई करी है जो कि टैक्सेबल है, वो यहां पे इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अगर वो डोमेस्टिक सप्लाई है तो समझना, देखो एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो वो कंसीडर हो गई ऊपर, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि देखो जो आईटीसी रिलेटेड टू था कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो आईटीसी भी हमने ऊपर कंसीडर नहीं किया था, तो जब आईटीसी कंसीडर नहीं किया तो उसके रिलेटेड टर्नओवर को कंसीडर करना क्या सही बात है? नहीं, बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तो इसलिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को हटा दिया गया। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स दे सकता है, जैसे मान लीजिए आपको बोले कि भैया टर्नओवर के अंदर इनवर्ड सप्लाईज भी इन्वॉल्व है, तो इनवर्ड सप्लाईज क्या होता है, परचेज होता है, तो क्या परचेज को आप टर्नओवर में काउंट करते हो? नहीं करते, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई चीजें देगा तो वो आपको हटानी पड़ेंगी। एक और बात समझना कि अगर मान लीजिए डीम्ड एक्सपोर्ट आपने किया है, अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, डीम्ड एक्सपोर्ट किया, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं कि आपने किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई किया है, आपने किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई किया है। ठीक है, ये क्या हो गया, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ने उसके ऊपर क्या ले लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, उसके ऊपर क्या कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया। तो अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लिया तो डेफिनेटली इस सप्लाई के ऊपर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो आपने इसको टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में तो कंसीडर नहीं किया, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट पे तो वैसे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो अंडर बॉन्ड एन्युटी तो कर नहीं सकते, तो आपने इस सप्लाई को ऊपर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसीडर नहीं किया। लेकिन ये अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो बिल्कुल इसको अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई वाले में कंसीडर किया जाएगा, टोटल टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा। ये बात आप समझ लो। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। Mr. A provides goods and services in domestic market as well as export under the bond relative without payment of IGST. Following details are available for January month.
आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड इंक्लूडिंग आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स 5 लाख, टोटल 15 लाख का आईटीसी लिया है, जिसमें से 5 लाख क्या है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी। इसका मतलब मेरा नेट आईटीसी क्या होगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स पे मुझे आईटीसी नहीं मिलता, तो मेरा नेट आईटीसी हो जाएगा 15 लाख माइनस 5 लाख। बिल्कुल सही बात है। गुड्स सप्लाइड इन डोमेस्टिक मार्केट इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ 1 लाख 9 लाख, तो आपने डोमेस्टिक मार्केट में अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई किया 9 लाख रुपीस का, जिसमें से 1 लाख क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाई है। गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड एट द रेट 10%, आपने ऐसा गुड्स एक्सपोर्ट किया जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है 2 लाख रुपीस का। गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ गुड्स इज 20 लाख, 35 लाख रुपीस में आपने एक्सपोर्ट किया है। पेमेंट रिसीव टुवर्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 60 लाख, जिसमें से 40 लाख अगेंस्ट सर्विसेज जो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुई हैं। सर्विसेज एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग करंट पीरियड फॉर विच पेमेंट पहले रिसीव हो गया पास्ट पीरियड में 20 लाख, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक मार्केट 20 लाख। तो अब आपको कैलकुलेट करना है रिफंड। तो देखो नेट आईटीसी कितना होगा, टोटल 15 लाख का आईटीसी था, उसमें से 5 लाख कैपिटल गुड्स का था, तो कैपिटल गुड्स पे आपको रिफंड नहीं मिलता, लेस कर दो, 10 लाख रुपीस का आपका नेट आईटीसी हो जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का देखें तो यहां पे 2 पॉइंट्स हैं। पहले वाला पॉइंट है 2 लाख रुपीस का, जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो क्या इसको कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है। दूसरा वाला है जो 35 लाख रुपीस का आपने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन अगर उसको आप डोमेस्टिकली सप्लाई करते तो कितने का होता, 20 लाख, तो उसका 1.5 टाइम आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हो। तो 20 लाख इंटू 1.5 टाइम 30 लाख, विच एवर इज लोअर 30 लाख, तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करना है, तो आपको पेमेंट कितना रिसीव हुआ है, टोटल 60 लाख रुपीस रिसीव हुआ है। इन 60 लाख में से 40 लाख का अमाउंट ऐसा है जिसके अगेंस्ट अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई है, तो इन 40 लाख को क्या कर दूंगा, मैं रिड्यूस कर दूंगा, तो 60 लाख माइनस 40 लाख। लेकिन ऐसी सर्विसेज जो इस पीरियड में कंप्लीट की गई हैं लेकिन पैसा पहले रिसीव हो गया था, उसको मैं ऐड कर दूंगा 20 लाख रुपीस को, यहां पे मेरा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगा 40 लाख। अब मुझे कैलकुलेट करना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो जो गुड्स का वैल्यू है वो मैं ले लूंगा 30 लाख, सर्विसेज का है 40 लाख वो ले लूंगा, ये तो हो गए जीरो रेटेड सप्लाई। अब ऐसे भी कोई गुड्स थे जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल था, मैंने कंसीडर नहीं किया था, दैट इज 2 लाख, उसको भी कंसीडर कर लूंगा, यहां पे 2 लाख ऐड कर दूंगा। उसके बाद ऐसे भी गुड्स हैं जो मैंने डोमेस्टिकली सप्लाई किए हैं, गुड्स मैंने डोमेस्टिकली सप्लाई किए 9 लाख रुपीस के, जिसमें से 1 लाख क्या है, एग्जाम्प्ट सप्लाई, तो मैं उसे हटा दूंगा, तो 9 लाख माइनस 1 लाख यहां पे ऐड कर दूंगा। कुछ ऐसे भी सप्लाईज हैं जो मैंने सर्विसेज डोमेस्टिक सप्लाई करे हैं 20 लाख के, वो भी यहां पे ऐड कर दूंगा, मेरा टोटल टर्नओवर आ जाएगा 1 करोड़। फॉर्मूला में रखूंगा नेट आईटीसी 10 लाख इंटू 40 लाख प्लस 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 7 लाख रुपीस का आपका क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। इस तरीके से आपका रिफंड कैलकुलेट होता है जीरो रेटेड सप्लाई ऑन बॉन्ड और एन्युटी के केस में। चलिए अब इसके रिलेटेड एक सर्कुलर है, क्या सर्कुलर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए आपने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजा, आपने सेल नहीं किया, आउट ऑफ इंडिया भेजा है, किस लिए, एग्जीबिशन में भेजा है शो करने के लिए, या फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, तो जब तक वो एग्जीबिशन में सेल नहीं हो जाता तब तक वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। हमने सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि वहां पे कोई भी कंसिडरेशन आपको अभी तक नहीं मिला है। तो जब आपने गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजे उस दौरान आपने सप्लाई नहीं किया, सप्लाई कब होगा, जब वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति सामान खरीद लेगा, या फिर 6 मंथ अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर 6 महीने तक गुड्स वापस नहीं आता तो ये मान लिया जाता है कि वो सप्लाई हो गया। तो जब आपने गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजा तब वो सप्लाई नहीं था, नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर गुड्स अगर वापस ले आते हो आउट ऑफ इंडिया से, इसका मतलब आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा तब भी सप्लाई नहीं था, इंडिया में वापस आ गया तो वो सप्लाई नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेजा और वहां पे 6 महीने के अंदर ही वो क्या हो गया, सेल हो गया, तो जैसे ही गुड्स वहां पे सेल होगा इसका मतलब वो सप्लाई हो गया और आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो सर जब हम आउट ऑफ इंडिया भेजेंगे तब इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, नहीं, तब आपका सप्लाई नहीं था, तब आपको डिलीवरी चालान इशू करना है। जब वो सप्लाई हो जाएगा तब आपको क्या करना है, टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अब मान लीजिए 6 महीने बीत गए, ना तो आप गुड्स को वापस लेके आए ना ही आपने वहां पे सेल किया, तो भी 6 महीने कंप्लीट होते ये मान लिया जाएगा कि आपका गुड्स सप्लाई हो गया और आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा।
तो सर अगर मान लो मैंने आउट ऑफ इंडिया गुड्स भेजा है और मैंने टैक्स इनवॉइस भी इशू कर दिया, क्या मैं इसको जीरो रेटेड सप्लाई मान सकता हूं? क्या मैं इसके ऊपर रिफंड ले सकता हूं? बिल्कुल। इन्होंने बोला अगर आपने 6 महीने के अंदर गुड्स सेल कर दिया या नहीं भी किया और आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसे जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसे आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन में सप्लाई कर सकते हो, जीरो रेटेड सप्लाई है। डेफिनेटली आपने गुड्स जब आउट ऑफ इंडिया भेजा था तो वो सप्लाई नहीं था, और सप्लाई नहीं था, जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं था, तो आपने बॉन्ड और एलयूटी भी सबमिट नहीं किया होगा, तो क्या रिफंड मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको बॉन्ड और एलयूटी भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बिना बॉन्ड और एलयूटी सबमिट करे हुए भी आपको इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, रिफंड ऑफ आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि आपने गुड्स को आउट ऑफ इंडिया ले जाके बेचा है। ठीक है, ये फालतू का सर्कुलर है। उसके बाद हम करने वाले हैं बात इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में अगर आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है तो रिफंड कैसे मिलेगा। तो समझना, मैं आपको यहां बताता हूं कि मान लीजिए आपने लेदर परचेज किया, मान लीजिए 1 लाख रुपीस का, इसके ऊपर रेट थी 28%, तो आपने 28,000 रुपीज का इसके ऊपर क्या किया, जीएसटी पे किया, और इसका आपने क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया। ठीक है, इस लेदर से आपने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक तो आपने बनाया बैग, एक आपने बनाए शूज। ठीक है, बैग का जो टैक्स रेट था वो मान लीजिए था 12% और शूज का जो टैक्स रेट था वो 28%। अब शूज आपने बेचे हैं 40,000 रुपीज के, बैग आपने बेचे हैं मान लीजिए 80,000 रुपीज के। ठीक है, तो अब देखा जाए तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, 40,000 रुपीज के जो शूज हैं 28% अगर मैं देखूं तो 40,000 इंटू 28% आपका हो गया 11,200। 80,000 रुपीज की आपने क्या बेची हैं, बैग्स बेची हैं, जिसके ऊपर 12% का रेट है, तो 80,000 इंटू 12%, 80,000 इंटू 12%, ये आपका हो गया 9,600। तो टोटल आपका हो जाता है 20,800। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 20,800। आपके पास जीएसटी पड़ा है 28,000, तो आप टैक्स लायबिलिटी इस आईटीसी से पे कर दोगे 20,800। फिर भी आपका जो आईटीसी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कितना बच जाएगा, यहां पे देखो 7,200 बच जाएगा। ये क्यों बचा, ये क्या है आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, ऐसा आईटीसी जिसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपका जो आउटवर्ड सप्लाई था उसके ऊपर रेट था 12% और आपकी इनवर्ड सप्लाई थी उसके ऊपर रेट था 28%। तो आपने ऑलरेडी टैक्स इतना ज्यादा पे कर रखा है, आईटीसी इतना ज्यादा है कि आप उसका यूज कर ही नहीं सकते लायबिलिटी को पे करने में, तो आपका बचेगा ही। तो इसी सिनेरियो को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। क्या शूज के केस में भी इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई है? नहीं, शूज के केस में 28% रेट है, इन्वर्ट पे भी 28 है, तो यहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई नहीं है। इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का केस कब होता है, जब आपके इनपुट की जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज मोर देन आउटपुट की रेट। तो ऐसे केस में आपका जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो समझिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सिचुएशन अराइज व्हेन टैक्स रेट ऑन इनपुट इज हायर देन द टैक्स रेट ऑन आउटपुट अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई, which leads to the accumulation of ITC in the input credit ledger. So refund of accumulated ITC on account of IDS is allowed. ठीक है, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स। अब देखना, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चैप्टर में कि जब मैन्युफैक्चरर मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करता है, कितने पे सप्लाई करता है, कंसेशनल रेट पे करता है 0.10% पे। उस मैन्युफैक्चरर ने जो इनपुट्स खरीदे होंगे वो कोई 12% पे खरीदा होगा, कोई 18% पे खरीदा होगा, तो क्या वो अपने एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड ले पाएगा? बिल्कुल, वो भी यहां पे रिफंड ले पाएगा अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखना, इफ टैक्स रेट ऑन आउटपुट इज रिड्यूस्ड लेटर ऑन, देखो अब मान लीजिए जब आपने ये इनपुट खरीदा था तब 28% इनपुट का रेट था और बैग का रेट भी क्या था, 28% था। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपने इनपुट खरीदे थे तब इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई नहीं था। लेटर ऑन ये 28% क्या हो गया, 12% हो गया जब आप सेल करने वाले थे, तो अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई बन गया। तो क्या इसके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का रिफंड मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे टाइम गैप है।
जब आपने परचेज किया था तब आपका क्या था, इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई नहीं था, तो अब भी ये इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। तो अगर टैक्स रेट ऑन आउटपुट इज रिड्यूस्ड लेटर ऑन, देन सच सिचुएशन इज नॉट कंसीडर्ड एज द इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस केस में रिफंड आपको कितना मिलेगा ये आपको देखना है। तो देखो सर, आप डायरेक्टली हमें 7200 का रिफंड दे दो जितना मेरे लेजर में बचा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। देखो आपने जो आईटीसी लिया है 28,000 का, अब इसमें जो आईटीसी है वो शूज के लिए भी है और बैग के लिए भी है। तो शूज आपने जो बेचे हैं वो इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई के अंदर नहीं बेचे, क्योंकि इसके ऊपर रेट सेम था जो इनपुट के ऊपर था, लेकिन जो बैग आपने बेचा है वो इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई में बेचा है। तो जो रिफंड आपको मिलना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलना चाहिए, इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई वाला बैग के रिलेटेड। तो ऐसे केस में अगर डायरेक्टली 7200 रिफंड दे देंगे तो वो ज्यादा रिफंड चला जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिफंड का फॉर्मूला दिया गया है, यहां पे जो रूल रखता है वो लगता है रूल 89 सब रूल 5। ध्यान से बता रहा हूं, रूल 89 सब रूल 4 और रूल 89 सब रूल 5, ये दोनों रूल रिफंड चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कैसे रिफंड का फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको कंसीडर करना है नेट आईटीसी, कि आपके पास आईटीसी कितना है, उस आईटीसी में से कितना आईटीसी आपका इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड है, प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। तो आपका टर्नओवर ऑफ इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये आपका एक पॉइंट आ गया कि भाई जो आईटीसी आपने लिया है उसमें से कितना आईटीसी इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड है, इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड है। अब उसमें से हम क्या करेंगे, अब मैं आपको देखो यहां पे करवा के दिखाता हूं। जो आपने 28,000 रुपीज का आईटीसी लिया था, उसमें से अगर देखा जाए टोटल 1,20,000 का आपने सेल किया है और 80,000 का जो सेल है वो क्या है, इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई वाला है। ठीक है, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 80, ये आपका हो जाता है 18,667। सिर्फ इतना ही अमाउंट है जो इस बैग के रिलेटेड आईटीसी है। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब क्या इतना पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाना चाहिए? नहीं बॉस, क्योंकि इसमें से आप कुछ ऐसा अमाउंट भी है जो आप ऑलरेडी यूज कर सकते थे टैक्स को पे करने के लिए। कौन सा? अरे भाई, जो आपने बैग बेचे हैं, बैग बेचने पे भी आपका एक टैक्स रेट लगता है, बैग के ऊपर लायबिलिटी आई है तो उस लायबिलिटी को आप पे कर सकते थे इस आईटीसी से। टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई वो आप पे कर सकते थे, तो वो पे करने के बाद जो आपका आईटीसी बचेगा वही आपको रिफंड दिया जाएगा इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज। अब ये क्यों किया ये मैं आपको समझाऊंगा, एक बार पहले मैं आपको हर एक पॉइंट्स को डिकोड करवा देता हूं, हर एक टर्म्स को। पर बेसिक आइडिया इज, जो आपने आईटीसी लिया उसमें से कितना आईटीसी इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई के लिए था, उसमें से कितना आपने टैक्स पे कर सकते हो इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई पे, बाकी बचा हुआ आपको रिफंड मिल जाएगा। नेट आईटीसी का मतलब क्या है? आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑन इनपुट्स। ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ इनपुट्स पे आईटीसी मिलेगा, यहां पे ना तो इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी मिलेगा ना कैपिटल गुड्स पे आपको मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको नेट आईटीसी के अंदर ना तो इनपुट सर्विसेज को रखना है ना कैपिटल गुड्स को रखना है, क्योंकि उसके ऊपर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आईटीसी अवेल्ड है तो इसका मतलब जो एलिजिबल आईटीसी है सिर्फ वही ले सकते हो, तो ब्लॉक क्रेडिट यहां पे कंसीडर नहीं होगा, या ऐसा आईटीसी ऑन इनपुट जो कि यूज किया गया एग्जेम्प्ट सप्लाई में तो वो भी यहां पे कंसीडर नहीं होगा, एक्सेप्ट सच एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर जीरो रेटेड सप्लाई। उसके अलावा क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड वाला आईटीसी लेना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहां पे मैटर नहीं करता है। अब यहां पे एक और बात है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, शूज बनाया, ठीक है, उसके लिए आपने दो चीजें यूज करी, एक तो आपने बटन यूज किए, एक आपने लेदर यूज किया। ठीक है, लेदर यूज किया, या मान लीजिए यहां पे कोई अदर मटेरियल यूज किया, कोई भी अदर मटेरियल यूज किया। यहां पे शूज का रेट था 12%, यहां पे शूज का रेट था 12%, लेदर का रेट था 28% और अदर मटेरियल का रेट था मान लीजिए 12%। तो देखा जाए शूज के लिए लेदर के साथ क्या है, इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई, लेकिन अदर मटेरियल के पॉइंट में देखूं तो यहां पे इन्वर्टर ड्यूटी सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेट इन दोनों का सेम है। ठीक है,
तो ऐसे केस में आपका आउटपुट का आउटपुट का रेट कम नहीं है इनपुट से, तो यहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई नहीं है। लेकिन एक इनपुट ऐसा है जहां पे आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई बनता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप रिफंड जब क्लेम करोगे ना, तो आपका जो आईटीसी लिया जाएगा वो आईटीसी सिर्फ लेदर का नहीं लिया जाएगा, सारे इनपुट्स का लिया जाएगा, भले उनके साथ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, सारे इनपुट्स का यहां पे आईटीसी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, नॉट सिर्फ लेदर। तो आपको ये बात ध्यान रखना, सारे आईटीसी का आपको इनपुट कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया नेट आईटीसी कैसे कैलकुलेट करना है। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, सिर्फ एक डिफरेंस याद रखना कि इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई के केस में सिर्फ आपको इनपुट्स के ऊपर आईटीसी मिलता है रिफंड के लिए, और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का आईटीसी आपको रिफंड मिल जाता है, कैपिटल गुड्स का दोनों में नहीं मिलता। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, तो इसमें आपको क्या देखना है, ऐसा कौन सा सप्लाई है जो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई है। मान लीजिए आप दो सप्लाई कर रहे हो, बैग कर रहे हो, शूज कर रहे हो, तो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई कौन सा था, बैग वाला, तो बैग का सेल कितना है, दैट इज आपका टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, तो जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का टर्नओवर है उसके ऊपर आपको टैक्स कितना पे करना है। लेट्स से 80,000 रुपीज का टर्नओवर है, टैक्स रेट 12%, तो आपको कितना टैक्स पे करना है, दैट इज टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई। आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज, ये क्या होता है, देखो नेट आईटीसी में हमने कौन सा आईटीसी कंसीडर किया है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको इनपुट गुड्स पे मिला है उन्हीं को आपने कंसीडर किया है। अब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज, तो उसने बोला भाई इनपुट्स पे तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो नेट आईटीसी में, उसमें आप क्या ऐड कर दो, जो इनपुट सर्विसेज आपने प्रोक्योर करी हैं उसके ऊपर जो आपका आईटीसी आपने लिया है वो भी ऐड कर दो, आपका आईटीसी अवेल्ड आ जाएगा ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जैसा हमने जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में कैलकुलेट किया था वैसे कैलकुलेट करना। बेसिकली यहां पे आप सारा टर्नओवर कंसीडर करोगे, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई वाला हो चाहे इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई वाला ना हो, यहां पे पूरा टर्नओवर ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, अब मैं फॉर्मूला आपको समझा देता हूं। पहले पार्ट में हमने क्या किया, जो आईटीसी आपने अवेल किया है उसमें से कितना पार्ट आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई के रिलेटेड है वो प्रोपोर्शनेट हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें से हमने लेस किया टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, उस इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई पे आपने कितना टैक्स पे कर सकते हो वो लेस किया। लेकिन समझना, जब आपको रिफंड देने की बारी आई तो उन्होंने नेट आईटीसी में सिर्फ क्या कंसीडर किया है, इनपुट्स को कंसीडर किया है, इनपुट सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया है। और जब रिफंड को कम किया जा रहा है टैक्स पेबल के अमाउंट से, तो ऐसे केस में आपने जो टैक्स पे किया होगा आउटवर्ड सप्लाई पे, उस आउटवर्ड सप्लाई में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, आपने जो इनपुट्स खरीदे थे उसका भी कंट्रीब्यूशन है, जो आपने इनपुट सर्विसेज खरीदी थी उसका भी कंट्रीब्यूशन है, उससे आपका एक प्रोडक्ट बना है जिसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो। तो भैया जब रिफंड आपको सिर्फ इनपुट्स का मिल रहा है तो आप टैक्स पेबल इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का क्यों लोगे, तो यहां पे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि आपका जो टैक्स पेबल बन रहा है वो टोटल किसके अगेंस्ट है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज के अगेंस्ट, लेकिन आपको वही टैक्स पेबल लेना है जिसके ऊपर इनपुट्स के रिलेटेड है। तो इनपुट्स डिवाइडेड बाय इनपुट और इनपुट सर्विसेज को यहां पे प्रोपोर्शनेट करके जो आपका टैक्स पेबल का अमाउंट है उसको कम करने की कोशिश की गई है ताकि आपका रिफंड ज्यादा बने। तो यहां पे टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज किया गया है। तो चलिए इसके रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। एबीसी लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर जनवरी मंथ। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ए, टैक्स रेट 12%, 1 crore रुपीज। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बी, टैक्स रेट 28%, 25 lakh। पार्ट एक्स परचेज फॉर इक्विपमेंट ए, टैक्स रेट 28%, 80 lakh। पार्ट वाई परचेज इक्विपमेंट बी, टैक्स रेट 5%, 10 lakh। इनपुट सर्विसेज पे 5% 20 lakh। कैपिटल गुड्स परचेज टैक्स रेट 12%, 20 lakh। समझो, अगर मैंने दो इक्विपमेंट बनाए हैं, एक इक्विपमेंट ए और एक इक्विपमेंट बी, इक्विपमेंट ए की बात करूं तो मेरा आउटपुट पे टैक्स रेट क्या है 12% और इनवर्ट पे टैक्स रेट क्या है 28%। इसका मतलब मेरा आउटपुट पे टैक्स रेट क्या है, कम है इनवर्ट से, इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई हो गया। तो जो इक्विपमेंट ए का जो सप्लाई कर रहा हूं वो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई में आएगा। अगर इक्विपमेंट बी की बात करूं तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई पे रेट क्या है 28%, इनवर्ट सप्लाई पे क्या है 5%। इसका मतलब यहां पे मेरा आउटपुट का टैक्स रेट क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे केस में दैट इज नॉट अ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, नो इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई।
तो जो मेरे को रिफंड मिलेगा वो सिर्फ इक्विपमेंट ए के रिगार्डिंग मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। उसके बाद मेरे को फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, नेट आईटीसी। नेट आईटीसी में सिर्फ आप क्या लोगे, इनपुट गुड्स के ऊपर आपका कितना आईटीसी है। तो आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स भी दिया हुआ, उसको कंसिडर नहीं करना, सिर्फ आपके जो गुड्स हैं पार्ट एक्स और पार्ट वाई। पार्ट एक्स आपने खरीदा 80 लाख रुपीस का जिसके ऊपर 28% और 10 लाख रुपीस का पार्ट वाई जिसके ऊपर 5%, तो 80 लाख इंटू 28% प्लस 10 लाख इंटू 5%, 22,90,000 आपका क्या हो गया, आईटीसी हो गया, नेट आईटीसी। उसके बाद टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, तो आपका इक्विपमेंट ए का सेल किया, इक्विपमेंट बी का सेल किया है, लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई क्या है, सिर्फ इक्विपमेंट ए। तो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई का टर्नओवर क्या हो जाएगा, 1 करोड़ इक्विपमेंट ए का सेल। उसके बाद एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की बात करें तो इसमें सारा टर्नओवर आ जाएगा, तो 1 करोड़ और 25 लाख दोनों आपके आ जाएंगे यहां पे। आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज, तो नेट आईटीसी में हमने इनपुट्स पे तो काउंट कर लिया है, दैट इज 22,90,000 प्लस अब जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है 20 लाख की, इसके ऊपर 5% टैक्स रेट से 1 लाख और हो गया, तो इस सर्विसेज को ऐड कर देंगे, 23,90,000 आपका आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज आ जाएगा। अब आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है 22,90,000 इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 25 लाख। इसमें से लेस करना है आपको 1 करोड़ पे 12%, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई पर टैक्स रेट है 1 करोड़ रुपीस पे 12%, 22,90,000 डिवाइडेड बाय 23,90,000 वो आपका आंसर आ जाएगा 682,200। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपके पास कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं रूल 89.4 एंड रूल 89.5 वाला, तो आप ध्यान रखना कुछ बातों का कि आप इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स साइज से फॉर्मूला का अलॉट कर देता है, तो उस केस में अगर आपका फॉर्मूला सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। दूसरी बात, आप क्या करोगे, फॉर्मूला के हर एक कंपोनेंट को आप कैलकुलेट करके आओगे, नेट आईटीसी, टर्नओवर, जनरेटेड सप्लाई, जो भी आपका फॉर्मूला का कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको उसको फॉर्मूला में रखना है और आपका आंसर निकालना है। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद रूल 89.4 और 89.5 से जो भी आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है, क्या आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, तो वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। यहां पे बोला गया मैक्सिमम रिफंड अलाउड इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी अंडर 89.4 89.5 क्या है। देखो इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले रूल 89.4.5 का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है कि जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे, उस दौरान आपका कितना एक्यूमुलेटेड आईटीसी था, वो अमाउंट आपको नोट करना है, उससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 23 के लिए आप रिफंड ले रहे हो और आपने फाइल किया है नवंबर 24 में, तो नवंबर 24 में जब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया, उस दौरान आपके पास कितना एक्यूमुलेटेड आईटीसी था, उससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया आपने ऑलरेडी यूज कर चुके हो ना, अब किस बात का रिफंड। तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी मतलब जो बचा हुआ है उसी का रिफंड मिलेगा। और क्या कंपेयर करना है कि जिस पीरियड का आप रिफंड ले रहे हो, मान लीजिए अक्टूबर 23 पीरियड का आप रिफंड ले रहे हो, तो उस पीरियड की जब आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दी थी, उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस था उतने से ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो एक तो आपने रिफंड का फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, एक जब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया तब आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्या था, और एक जिस पीरियड के लिए आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया उसका जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद कितना बैलेंस था। तीनों वैल्यू में से जो भी लोअर वाला वैल्यू होगा वही आपको मैक्सिमम रिफंड मिल पाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज फाइल्ड इन सितंबर 25 फॉर रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन जीरो रेटेड सप्लाई मेड इन द मंथ ऑफ फेब मंथ के लिए आप रिफंड फाइल कर रहे हो सितंबर में। रिफंड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपीस आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे 3,60,000 का बैलेंस था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आफ्टर फेब की रिटर्न फाइल करने के बाद जो अमाउंट है वो 3,30,000, तो तीनों में से कम कौन सा, 3,30,000, तो उतना ही रिफंड आपको मिल पाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। यह बात हो गया रूल 89.4 और 5 के रिफंड का। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अदर केसेस ऑफ रिफंड की। अभी तक जो हमने बात की वो बात किया, उसके बाद अदर केसेस ऑफ रिफंड की भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो
तो देखो, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनको क्या होता है, इनको एडवांस में टैक्स जमा करवाना पड़ता है। जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एडवांस में टैक्स जमा करवाना पड़ता है। तो अब किसी का भी एस्टीमेट गलत हो सकता है, तो इन्होंने एडवांस में टैक्स पे कर दिया, लेकिन जब इन्होंने काम किया तो इनका इतना टैक्स लायबिलिटी बना ही नहीं। तो जो टैक्स जमा करवाया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो अभी तक इनका बचा हुआ है। तो अगर ये रिफंड लेना चाहते हो तो कब ले सकते हैं, जब ये अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर देंगे, और जब ये लास्ट रिटर्न फाइल करेंगे तब वो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो उनका बचा हुआ अमाउंट है। उसके बाद अगर कोई यूएन बॉडीज इंडिया में काम कर रही हैं, कोई एम्बेसीज इंडिया में काम कर रही हैं, यूएन बॉडीज कौन सी होती हैं, जैसे यूनिसेफ, WHO वगैरह का ऑफिस मान लो इंडिया में काम कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगाया जाए। उसी प्रकार से मान लीजिए एम्बेसीज होती हैं, हमारे दूसरों के देशों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमारे लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के लोग यहां पे रहते हैं, तो ऐसे केस में घूमने आते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में अमेरिका के लोगों को कुछ नीड पड़ सकती है, हमारे लोगों को अमेरिका में नीड पड़ सकती है, तो अमेरिका वाले लोग यहां पे एम्बेसी खोलते हैं, हमारे वाले लोग वहां पे एम्बेसी खोलते हैं। तो ये जो एम्बेसीज है ना, ये दो देशों में रिलेशन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो इंडिया में जो यूएस की एम्बेसी होगी, वहां पे यूएस के डिप्लोमेट्स काम करेंगे, तो हम चाहते हैं कि जो यूएस के डिप्लोमेट्स यहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगाया जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो उनको टैक्स तो देना पड़ता है, जब भी कोई सामान परचेज करते हैं इंडिया में तो उनको टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन जो भी सामान उन्होंने परचेज किया है, जो भी जीएसटी उन्होंने पे किया है, वो उनको रिफंड दे दिया जाता है। वो कैसे देते हैं हम वो बात करेंगे। इसी प्रकार से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं, ठीक है, आर्मी वाले लोग हैं या उनके फैमिलीज हैं, तो उनको सस्ते में सामान प्रोवाइड करता है। सस्ते में सामान कैसे प्रोवाइड करता है, तो जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना, जब वो सामान परचेज करता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो उसे जो जीएसटी परचेज करने पे पे किया है उसका 50% जीएसटी उन्हें रिफंड दे दिया जाता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को, जिसकी वजह से उनका सामान सस्ता हो जाता है और आर्मी पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज को सस्ते में सामान मिलता है। तब इनको रिफंड कैसे दिया जाता है, तो ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, डिप्लोमेटिक एजेंट और कैरियर काउंसलर ऑफिस, एम्बेसीज वगैरह, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, जिसको सिर्फ 50% रिफंड मिलेगा। ध्यान रखना, यूएन और जो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह उनको 100% मिलता है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को 50% मिलता है। तो ये लोग जो भी परचेज करेंगे उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करेंगे उनका रिफंड इनको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, तो जब इन्होंने ये सप्लाईज ली हैं, इनवर्ड सप्लाईज परचेज किया है, जिस क्वार्टर में इन्होंने परचेज किया है उस क्वार्टर के एंड होने से, लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर से 2 साल के अंदर अंदर इन्हें क्या करना है, रिफंड के लिए अप्लाई करना है। कुछ कंडीशंस हैं कि ये जो परचेज करेंगे वो इन्हें रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करना पड़ेगा अगेंस्ट टैक्स इनवॉइसेस। उसके अलावा जो टैक्स इनवॉइसेस जो ये लेंगे उसके ऊपर जीएसटी नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होना चाहिए, तभी इनको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन रॉन्ग हेड। मान लीजिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की बात होती है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था, आपने आईजीएसटी पे कर दिया, तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दो। ठीक है, अगर आपको आईजीएसटी पे करना था लेकिन आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, तो ऐसे केस में सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा अगर आप आईजीएसटी पे कर दो। तो वाइस वर्सा, इफ अ पर्सन हैज पेड सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन अ ट्रांजैक्शन कंसीडरिंग एज इंट्रास्टेट सप्लाई बट सब्सिक्वेंटली सच ट्रांजैक्शन इज हेल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई, तो ऐसे केस में रॉन्ग हेड में जो टैक्स पे किया आपको वापस मिल जाएगा और ऊपर से इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। कब तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, जब आप करेक्ट टैक्स हेड में पे कर दोगे ना, उसके बाद से 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गई बात सारी रिफंड्स की। अब हम बात करने वाले हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हो रिफंड की। अब प्रोसीजरल पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो मैंने बताया था RFD 01 में। ठीक है, अगर आप रिफंड ले रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस का, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसके बैलेंस का रिफंड ले रहे हो, तो डिपार्टमेंट कुछ भी चेक नहीं करता, आपका ऑटोमेटिकली आपको रिफंड एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाता है, आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ चेक करने वाली बात ही नहीं है। आपका बैलेंस पड़ा है, आप रिफंड ले सकते हो। लेकिन अदर केसेस में अगर आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस के अलावा अगर कोई भी केस है जिसमें आप रिफंड अप्लाई करोगे तो डिपार्टमेंट को चेक करना पड़ता है कि आपका रिफंड बनता है कि नहीं बनता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाती है। प्रॉपर ऑफिसर 15 डेज में आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है। अगर वो 15 डेज में उसे लगता है कि भैया आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो वो आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू करता है और आपको बोलता है कि भैया आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल करो। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है तो आपको रिफंड एक्नॉलेजमेंट इशू कर दिया जाता है। अब जो भी आपकी रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है तो उसके 60 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। अगर 60 डेज के अंदर रिफंड नहीं मिलता है तो डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगा। एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई करी है, अब क्योंकि आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है, गवर्नमेंट आपको प्रमोट करना चाहती है क्योंकि आप फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो, तो ऐसे केस में 60 डेज तक अगर आपको रिफंड नहीं दिया गया तो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, आपको दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस में अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, आपने जितने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उसका 90% का रिफंड अमाउंट आपको इमीडिएटली 7 दिन के अंदर अंदर आपको दे दिया जाएगा। 7 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड दे दिया जाएगा। सर बचा हुआ 10%, बाकी बचा हुआ 10% पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई करने के बाद आपको 60 डेज के अंदर अंदर वो 10% का रिफंड भी दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो रिफंड क्लेम करने वाला व्यक्ति पिछले 5 साल में कभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के लिए प्रोसिक्यूट हुआ है, मतलब उसके ऊपर केस चला है 2.5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का, इसका मतलब वो चोर इंसान है। अगर उसको 90% रिफंड दे दिया तो वो लेके भाग जाएगा, तो ऐसे केस में उसको वो प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड की। अगर आपको 60 डेज के अंदर रिफंड नहीं मिलता है तो ध्यान रखना 61st डे से लेकर के टिल द डेट ऑफ रिफंड आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा 61st डे से लेकर डेट ऑफ रिफंड तक। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितने अमाउंट पे मिलेगा? जितना रिफंड आपको अमाउंट नहीं दिया है उस पे कब से कब तक? 61st डे से जब तक रिफंड नहीं मिल जाता, कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको रिफंड मिल रहा है ड्यू टू ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट, किसी अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है जिसकी वजह से आपको रिफंड मिल रहा है, तो भैया आपको 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर अदर देन अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट है तो ऐसे केस में आपको 6% पर एनम की रेट से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम की रेट से। अच्छा, ये आपका प्रोसीजरल पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट की। ये टॉपिक ये मैंने आपको शुरुआत में समझाया भी था। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्टली जो बर्डन का ड्यूटी है वो ट्रांसफर होगा किसको? कंज्यूमर को ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सप्लायर का जो भी टैक्स का बर्डन है वो कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे केस में क्योंकि उस टैक्स का बर्डन किसने बोन किया है? कंज्यूमर ने बोन किया है, तो सप्लायर का हक नहीं बनता कि वो रिफंड क्लेम करे। अगर सप्लायर ने बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफर कर दिया है तो उसका हक नहीं बनता कि वो रिफंड क्लेम करे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि भाई नुकसान तो झेला कस्टमर ने और फायदा कौन ले गया? सप्लायर। तो ये तो सही बात नहीं, किसी दूसरे के नुकसान पे कोई दूसरा फायदा ले जाए, इसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, जो जस्टिफाइड नहीं है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है या तो तुम प्रूव करो कि यहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, रिफंड तुम्हारा ही बनता है। अगर तुम प्रूव नहीं कर पाते हो तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? उस अमाउंट को एप्लीकेंट को नहीं देगी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देगी, जिसका यूज कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। एटलीस्ट ऐसा बोलते तो हैं, ठीक है। अनलेस प्रूव्ड बाय द एप्लीकेंट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। हाउएवर ध्यान रखना, कुछ ऐसे केसेस हैं जो इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू अनजस्ट एनरिचमेंट। कौन से केसेस हैं? ध्यान रखना। तो ऐसे केस में आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देती है। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर, refund of tax paid on advance received where refund voucher has been issued, refund of wrong type of tax collected and paid, refund of balance in electronic cash ledger, unregistered person burden बोन करता है। तो उसके बाद एक स्पेशल पॉइंट है रिकवरी ऑफ रिफंड का। समझो, इस पॉइंट को समझना कि देखो, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो उसके अंदर एक कंडीशन है कि आपको पेमेंट रिसीव होना चाहिए फॉरेन करेंसी में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में। इसका मतलब आपको तब तक रिफंड नहीं दिया जाएगा जब तक आपका पेमेंट फॉरेन करेंसी में रिसीव नहीं हो जाता, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, उसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि भैया आपको टैक्स, कि आपको
पैसा फॉरेन करेंसी में रिसीव करना है, तो इसका मतलब आपको रिफंड दे दिया जाएगा इवन आपने कोई भी पैसा फॉरेन करेंसी में रिसीव ना किया हो। तो भैया हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों कर रहे थे कि फॉरेन करेंसी में पैसा आए और रिफंड दे दिया और बाद में उसने फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव नहीं किया, तो क्या मतलब, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ऐसे केस में बोला अगर किसी व्यक्ति ने रिफंड रिसीव कर लिया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, लेकिन उसने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं किए, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं किए विद इन पीरियड अलाउड अंडर फेमा, फेमा में जितना पीरियड अलाउ किया गया था उस पीरियड में अगर रियलाइज नहीं किए या फिर पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई, देन उसे जो रिफंड मिला था उसे वापस से डिपॉजिट बैक करना पड़ेगा, डिपॉजिट द रिफंड अमाउंट वापस से विद इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। लेट्स से 9 मंथ का पीरियड था कि आपको अमाउंट रिसीव करना है, 9 मंथ कंप्लीट हो गए, आपने अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो 30 डेज के अंदर आपको वो अमाउंट लौटाना पड़ेगा जो आपको रिफंड मिला था विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ध्यान रखना, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आपने सेल किया था, 1 करोड़ रुपीस का आपने सेल किया था, एक्सपोर्ट किया था, उसके अगेंस्ट आपको 18 लाख रुपीस का रिफंड मिला था। आप इसमें से 75 लाख रुपीस रिसीव कर चुके हो फेमा टाइम फ्रेम में, फेमा टाइम फ्रेम में 25 लाख नोट रिसीव। तो ऐसे केस में आपको टोटल रिफंड मिला था 18 लाख, तो 18 लाख कितने रुपीस पे मिला था, 1 करोड़ पे मिला था, आप 25 लाख रिसीव नहीं कर पाए, तो प्रोपोर्शनेटली 4,50,000 आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड वापस करना पड़ेगा, पूरा वापस करने की जरूरत नहीं है। एक और खास बात, अगर आरबीआई आपकी रिक्वायरमेंट को राइट ऑफ कर देता है, आरबीआई बोलता है कि ठीक है आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में फिर आपको रिफंड लौटाना नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने रिफंड भी लौटा दिया, जो आपको रिफंड मिला था वो लौटा दिया, लेकिन बाद में आपको प्रोसीड्स रियलाइज हो गए, प्रोसीड्स रियलाइज हो गए, तो कोई बात नहीं, जब आपको प्रोसीड्स रियलाइज हो गए उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप प्रूव कर देना, 3 मंथ के अंदर प्रूव कर देना कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज कर दिए हैं, तो ऐसे केस में आपका जो रिफंड आपने डिपॉजिट बैक किया था वो आपको फिर से वापस दे दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपने जो पैसा रिसीव किया है वो आरबीआई के द्वारा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में रिसीव कर लिया है। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब तो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी चैप्टर, रिफंड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये वाला पोर्शन कर लोगे ना तो आपको रिफंड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है, किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत सारा कोर्स किया है, सारे रिवीजन वीडियोस देखे हैं, आपने क्लासेस भी देखी होंगी, तो अगर आपको उनमें से कुछ भी चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज आपको बुरी लगती है, कोई चीज लगता है कि भाई यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसे कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्ट करूंगा और उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई चीज अच्छी लगे तो वो भी आप बता देना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और चीजें अच्छी करने के लिए, ठीक है। तो इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।